जब शुरुआत में गया डार्क वेब पे, एक मैंने वेबसाइट देखी कि जिसमें आप लाइव स्ट्रीम देख सकते हो, बंदे को भी पकड़ रखा है और उसको फिर ड्रिलिंग से उसके शरीर पे ड्रिलिंग कर रहे हैं। पूरा उसका चेहरे का स्किन निकल चुका है, मुझे लाल लाल दिख रहा है और उसकी बड़ी बड़ी आंखें दिख रही है, तो उसके भोए वगैरह कुछ नहीं। विकृत बुद्धि वाले भी है जिनको ये सब देखने में मज़ा आता है। उसमें अलग अलग कैटेगरीज दे रखी है उसने। मर्डर वाली वीडियोज़ हैं, एक्सीडेंट वाली वीडियोज़ हैं, असैसिनेशन वाली वीडियोज़ हैं। तो वो सर्च इंजन पे सीधा बस डार्क वेब की अनियन लिंक्स ही मिलती हैं, तो हमें वो सर्च इंजन पता होना चाहिए कौन सा। तो एक वेबसाइट मिली थी जहाँ पे वो हिटमैन वाला सर्विस दे रहा है। उसने पूरा अपना कैटलॉग दे रखा था, मर्डर करना है फिर बस उसको टॉर्चर करना है वाला। तो मर्डर में मान लीजिए ट्रक से उड़ा दिया, सीधा गोली मार दी, अधमारा छोड़ दिया है, फिर 3 महीने बाद मारना है, फिर 3 महीने तक तड़पाना है वगैरह, ऐसी चीज़ें होती है। उसमें उसका रेट था कुछ $10 या $12,000। उनके तो होता है कि एडवर्टाइज़ करते हैं, हमारे पास एक्स मिलिट्री ऑफिसर्स हैं, वो जाते हैं वहाँ पे असैसिनेट करके आते, $1,000 के पास चले जाओ तो फिर मशीन गन या फिर AK-47 जैसी गन्स मिल जाती है। सर अलग अलग मार्केट प्लेसेस आते हैं उसमें, एक हथियार ख़रीदने के लिए आते हैं, एक ड्रग्स के लिए आते हैं, जो हमारी ऑर्गन्स होते हैं उसके लिए आते हैं। अच्छा, हाँ ऑर्गन्स भी बेचते हैं वहाँ पे। जैसे देखिए किडनी का था सबसे हाईएस्ट कुछ $82,000, दिल का था 60,000 के करीब ऐसे ही, फिर आँखें, लिवर उनकी $30-20,000 ऐसे थे। ट्रांजैक्शन भी बिटकॉइंस, मोनेरो इन सब क्रिप्टो करेंसीज में होता है। फिर ड्रग्स आते हैं, बायो वेपन्स आते हैं जिसमें खतरनाक पॉइजन्स होते हैं। हाउ टू पॉइजन अ पर्सन विदाउट लिविंग एनी ट्रेस। बेस्ट से बेस्ट सर्जन भी ये डिटेक्ट नहीं कर पाएगा कि ये पॉइजन से मरा है। हार्ट अटैक से वो मरेगा या फिर ऐसी कुछ तो डिसीज बताए थे कि उससे मरेगा वो इंसान अगर उसको पॉइजन दे देते हैं। क्लियर माइंडसेट की साथ जाइए कि आपको देखना क्या है उस पर। अगर आप जा ही रहे हो कि यार आप आर्म्स खरीदने हैं या फिर ड्रग्स वगैरह खरीदने हैं, अगर आप वो करते तो फंसोगे आप। पुलिस वाले भी होते हैं उस पर और मॉनिटर कर रहे होते। मुझे तो FBI का भी डाटा मिला है डार्क वेब पे। FBI का जो डायरेक्टर था उसका पूरा डाटा भी वो था वहाँ पे, या फिर मोसाद का मैंने डाटा देख रखा है, उसका भी डाटा था। एक वेबसाइट थी जो इजराइल के जो ऑपरेशंस चल रहे हैं उनकी जानकारी बेच रही है। पर आपने मुझे बताया कि आपने धोनी का नंबर निकाल के भी उनको मैसेज किया था। हाँ सर, अभी 7 जुलाई को तो बर्थडे था और लिखा सौरव काम्बले है, मैंने आपका नंबर डार्क वेब से निकाला है और यही लास्ट मैसेज है, परेशान नहीं करूँगा आगे। हाँ, जन्मदिन की बधाई हो माही भाई वगैरह से लिख के भेजा था। मेरे पास नीता अंबानी जी का नंबर है, आकाश अंबानी जी का नंबर है, अनिल अंबानी उनका भी नंबर है, फिर आनंद महिंद्रा उनका भी नंबर है, सचिन तेंदुलकर, MS धोनी, रोहित शर्मा, इन लोगों के भी नंबर है। उनके ईमेल्स भी है, उनके पासवर्ड्स भी है। मार्क जुकरबर्ग, बिल गेट्स, सत्या नाडेला, ट्रम्प या फिर इलॉन मस्क है ना, उनके भी नंबर्स आ जाते हैं। फिर जुकरबर्ग का तो उसी के कंपनी के डाटाबेस में मिल गया था। इक्वल टू डार्क वेब भी है टेलीग्राम भी। डार्क वेब तो मैं तब जाता हूँ जब मुझे टेलीग्राम पे कुछ नहीं मिलता। हैकिंग और डार्क वेब पर आज इस पॉडकास्ट से मेरे साथ एक बहुत ही खतरनाक गेस्ट सौरभ काम्बले। सौरभ कैसे हैं? मैं बढ़िया हूँ। और मैंने खतरनाक इसलिए कहा बिकॉज सौरभ खुद एक हैकर है और एक डार्क वेब यूजर भी है। कोई भी बंदा हो, उसका नंबर आपको चाहिए, उसका एड्रेस आपको चाहिए, वो बंदा कहाँ रहता है, उसके जीमेल, फेसबुक, इंस्टा, सबके पासवर्ड ये बंदा 5 मिनट में निकाल सकता है। सौरभ सही कहा मैंने? हाँ सर, निकाल सकते हैं। तो सौरभ और बताएं, सब ठीक चल रहा है? हाँ सर, बढ़िया है अभी। तो सौरभ, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा कि डार्क वेब एक्चुअली होता क्या है? सर डार्क वेब एक इंटरनेट का वो हिस्सा है जहाँ पे हम नॉर्मल यूजर्स भी तो जाते हैं मगर क्रिमिनल्स भी जाते हैं। ठीक है। और डार्क वेब वो इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि वो एक एनोनिमिटी देता है लोगों को, जिसमें ट्रैक करना मुश्किल होता है लोगों को। अगर जो वेबसाइट्स वगैरह चलाते हैं वो पकड़े भी गए मगर उसके लिए 1-2 साल तक वो ऑपरेशन चला है। तो ऐसा नहीं है कि पकड़े नहीं जाते मगर वो कुछ बड़ा क्राइम कर रहे हो, जैसे कोई ड्रग्स बेच रहा है, आर्म्स बेच रहा है इलीगल, तो उनके लिए 1-1 साल तक FBI या फिर जो भी बड़ी बड़ी पुलिस बॉडीज़ हैं वो लोग उनको ट्रैक करते हैं, उनको ढूंढते हैं, उनको पकड़ते हैं। और डार्क वेब की तो खासियत ही यही है कि वो एनोनिमिटी देता है। लेकिन सौरभ, इस एनोनिमिटी के बीच भी आप डार्क वेब पे भी लोगों को ढूंढ लेते हो। डार्क वेब ऐसी जगह है जहाँ पे कोई मतलब किसी का है नहीं और प्लस वहाँ पे बहुत मुश्किल से लोगों को ट्रेस करना होता है। आप वहाँ जाके भी लोगों को ढूंढ लेते हो, उनके नंबर, एड्रेस, सब चीज़, सब उसका कुंडली निकाल लेते हो सबकी। वो कैसे करते हो? सर एक्चुअली अगर कोई बोले आपको कि अगर आपका डाटा डार्क वेब पे है तो मतलब ये नहीं कि आपका मतलब किसी फोरन पे या फिर वेबसाइट उसने डाल रखा है कि आयात फारूकी नोएडा या जी न्यूज़ में काम कर रहे हैं, उनका ये नंबर रहा है, ऐसा नहीं होता। वहाँ पे ना जो कंपनीज़ होती हैं हम जिन्हें अपना डाटा देते हैं, बिग बास्केट, ट्रू कॉलर,
या फिर जो भी मेगा कैब्स वगैरह जो कंपनीज हैं उनके डाटाबेसेस ब्रीच होते हैं, हैकर्स उनको हैक करते हैं और डार्क वेब पे जाके या तो फ्री में दे देते हैं या फिर सेल करते हैं। तो वो डाटाबेसेस डाउनलोड करके फिर उनका इस्तेमाल करके उनका डाटा निकाला जा सकता है। तो वो डाटाबेसेस चाहिए तब हम ये सब निकाल सकते हैं, उनके थोड़ी सी भी जानकारी मिल जाए तो नंबर या फिर उनका एड्रेस जो भी चाहिए होता है चीज़ निकाल सकते हैं। ओके, डेटा से आप डेटा ब्रीच उनकी जो होती है उनको एक्सेस करते हो। तो आप मुझे ये बताओ कि आपने जब सबसे पहले डार्क वेब एक्सेस किया तो क्या आपने वहाँ पे देखा, कैसा लगा? सर सबसे पहले तो मैं गया था वहाँ पे ईमेल्स ढूंढने के लिए लोगों के। क्योंकि क्या था 2024 में मैंने अपनी वेबसाइट चालू करी थी, तो मैंने साइबर सुरक्षा से रिलेटेड मैं उस पर आर्टिकल्स लिखता था। तो शुरुआत में 1 महीना मैंने आर्टिकल्स काफ़ी लिखे, तो वेबसाइट पे कुछ खास ट्रैफिक आ ही नहीं रहा था। तो मैं सोचा ट्रैफिक तो लाना पड़ेगा, लोग लिख रहे, लोग पढ़े भी तो सही, ऐसा ना हो बस लिखे ही जा रहा हूँ मैं और कोई मैं अकेला पढ़ रहा हूँ लिखते वक्त। तो मैंने सोचा फिर मैं साइबर सिक्योरिटी ऊपर ही लिख रहा था, तो डार्क वेब वगैरह मुझे उस वक्त पता लग गया था कि वहाँ पे डाटाबेस ब्रीच होते हैं। फिर मैं भी पढ़ता था उन पे जो एंटीवायरस या फिर VPN जो सर्विसेज देती है कंपनीज, उनके ब्लॉग्स पढ़ता था। तो मुझे काफ़ी आइडिया था कि डार्क वेब कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो मैंने वो एक्सेस किया और खोजने लगा। डार्क वेब पे एक सर्च इंजन पता लगा, काफ़ी सही सर्च इंजन है, वरना कुछ और भी सर्च इंजन होते हैं उन पे एड्स वगैरह सही नहीं आते, हम 4 लोग में बैठ के वो देख नहीं पाएंगे। तो ऐसे भी सर्च इंजन होते हैं। मुझे एक सर्च इंजन मिला जिसमें कोई एड्स वगैरह नहीं आती, बस सर्च करो वो लिंक्स दे देगा। तो मैं सर्च करने लग गया मगर कुछ मिल ही नहीं रहा मुझे, जो जिस वेबसाइट पे डाटाबेसेस ब्रीच वगैरह होते हैं वो मिल नहीं रहा। फिर एक वेबसाइट है cybernews.com करके, तो उसके आर्टिकल्स वगैरह मैं पढ़ता था। जब भी कोई डाटाबेस ब्रीच होता था तो वो आर्टिकल लिखते थे और उसमें एक उस वेबसाइट का स्क्रीनशॉट ऐड कर देते थे। तो मैं देखता था उस स्क्रीनशॉट की कहाँ से मुझे कुछ नाम पता लग जाए वेबसाइट का, तो कुछ पता नहीं लगता था। फिर एक दिन उनका यूट्यूब चैनल भी है, तो वहाँ पे वो AI न्यूज़ एंकर है, वहाँ उससे वो न्यूज़ पढ़ाते थे। तो उस न्यूज़ में उन्होंने एक बार फोरम का नाम ले लिया। तो मैंने सुन लिया, फिर मैंने बस गया उसी टाइम पे डार्क वेब पे सर्च किया उस फोरम नाम और मुझे मिल गया। अब मैं कंफर्म करना था कि क्या ये वही फोरम है या नहीं। तो उनका स्क्रीनशॉट में जब देखता था तो देखता था कि कौन सा कलर यूज़ हो रखा है, कौन सी थीम है, कौन से फॉन्ट्स आ रहे हैं, उससे मैच करते थे जो यूट्यूब में था। हाँ, जो वेबसाइट मुझे डार्क वेब में मिली थी उससे वो मैच करता था, जो वेबसाइट पे स्क्रीनशॉट ऐड करते थे तो उससे मैच करता। तो देखा मुझे जो आइकन्स आ रहे हैं, जो प्रोफाइल पिक्चर्स वो लगा रहे थे, एक ही आती है एनिमे कैरेक्टर के वो फोटो लगाते हैं, कलर क्या आ रहे, तो उससे मुझे कंफर्म हो गया। फिर बस वहीं से फिर जो लोगों के कॉम्बो लिस्ट वगैरह आती है वहाँ पे वो फ्री में भी शेयर कर देते हैं, तो वो डाउनलोड करता था। फिर डाउनलोड किया उनको, फिर बारी है अब ईमेल्स भेजने की। अब मैं तरीके खोज रहा हूँ कैसे लोगों को ईमेल्स किसको भेजनी थी। लोगों को जो ईमेल्स मैंने डाउनलोड कर रखे थे ना, उनको कुछ एक जो ईमेल मार्केटिंग हम करते न्यूज़लेटर की तरह। अच्छा, वो ईमेल्स तुमको भेजने थे। हाँ, मुझे वो ईमेल्स उस तरह से भेजने थे कि लोग आके मेरे वेबसाइट के लिंक्स में उसमें देना चाहता था और आके पढ़ के क्लिक करके पढ़े उस वेबसाइट पे। तो एक ईमेल का डेटाबेस ढूंढ रहे थे, वो मिल गया। हाँ, वो मुझे मिल गया। और खासकर उस टाइम पे ना बोट कंपनी का डाटा ब्रीच हुआ था। अच्छा। तो काफ़ी लेटेस्ट डाटा था और मुझे ये था कि यार ये मिल जाए मुझे डाटाबेस कहीं से। तो फिर वो डार्क वेब पे दिखा भी मुझे, पर उसके लिए क्रेडिट्स मांग रहा था। 8 क्रेडिट्स लगते हैं, उस पर क्रेडिट सिस्टम होता है, या तो उसे खरीदो या फिर अर्न करो। अब शुरुआत में जाओगे तो हम उसके क्रेडिट्स आसानी से मिलते नहीं है, 3-4 दिन वेट करना पड़ता है, फिर उसमें भी बैन वगैरह हो जाते हैं कई बार। मुझे वो अर्न करने में तो काफ़ी टाइम लग रहा था। फिर बस मैंने ऐसे एक दिन, मैं जब गया था शुरुआत में, तो लोग वहाँ पे अपने चैनल्स के ग्रुप्स के लिंक्स देते थे, तो टेलीग्राम के, तो मैं वो ज्वाइन कर दिया था मैंने। तो काफ़ी सारे मैंने ज्वाइन कर लिए थे और उस वक्त टेलीग्राम में एक फ़ीचर था, आप किसी ग्रुप में ज्वाइन कर लो तो लास्ट में थोड़ा सा स्क्रॉल कर जाओ तो टेलीग्राम सिमिलर चैनल्स नाम के ऑप्शन देता था और उसमें ग्रुप्स आते थे लिंक्स। तो सिमिलर था तो कंटेंट उस हिसाब से मुझे वो लिंक्स देने लग गया था। मैंने काफ़ी सारे ऐसे ज्वाइन कर लिया। तो फिर बस एक दिन ऐसे ही सर्च किया टेलीग्राम पे बोट का, तो वहाँ पे मुझे फाइल वगैरह मिल गई उसकी। तो 70 लाख ईमेल्स उसमें ब्रीच हुए थे कुछ लगभग। 70 लाख ईमेल? हाँ, 70 लाख ईमेल्स थे। मुझे डाटाबेसेस मिलने लग गए, तो फिर मैं डाटाबेसेस कलेक्ट करने लग गया, बस अपने लैपटॉप में डाउनलोड करके रखने लग गया उसको। फिर सोचा बाद में यूज़ कर लेंगे उसको कभी। ओके, तो मतलब ईमेल ढूंढने के जरिए आप वहाँ पे पहुँचे डार्क वेब पे। तो सौरभ, डार्क वेब पे जाके आपको कैसा लगा और क्या क्या चीज़ें वहाँ पे दिखी? सर शुरुआत में तो मैं बस मुझे जब मैं आर्टिकल्स पढ़ता था तो आइडिया तो था कि वहाँ पे ड्रग्स बेचे जाते हैं, चाइल्ड पोर्नोग्राफी होती है, या फिर जो रेड रूम्स या फिर हम जो टॉर्चर रूम्स वगैरह उनकी बातें थे वो सब होते हैं। मैं क्लियर माइंडसेट के साथ जाता था उस टाइम पे कि मुझे दूसरा कुछ सर्च करना ही नहीं है और देखना ही नहीं है।
मुझे बस जाके वहाँ पे डाटाबेस देखना है, डाटाबेस कौन सी वेबसाइट्स पे आते हैं वो वेबसाइट्स एक्सेस करनी है और डाटाबेस डाउनलोड करना है, बस इसी माइंडसेट के साथ जाता था। तो शुरुआत में मुझे कुछ ऐसा मिला नहीं अलग से, मुझे बस उतना ही था कि डाटाबेस डाउनलोड करने हैं। ओके, तो डार्क वेब जो है वो कौन लोग उसको यूज़ करते हैं ज़्यादातर? ज़्यादातर क्रिमिनल्स यूज़ करते हैं, फिर जर्नलिस्ट भी यूज़ करते हैं, उनको कुछ इन्वेस्टिगेशन वगैरह करना, कुछ डाटा वहाँ पे भी उनको मिल जाता है, काफ़ी टेररिस्ट के भी वेबसाइट्स वगैरह होती है वहाँ पे, तो वो यूज़ करते हैं। फिर पुलिस वाले भी यूज़ करते हैं, उनको भी कुछ चाहिए होता है, या फिर जो रिसर्चर्स होते हैं या फिर मेरे जैसे जो क्यूरियोसिटी के साथ भी लोग कई बार चली जाते तो वो भी यूज़ करते हैं उनको। किस तरह की इन्वेस्टिगेशन होती होगी सौरभ वहाँ पे? मतलब जब सब कुछ डेटा इंक्रिप्टेड भी है वहाँ पे, आप कह रहे हो क्रेडिट्स भी अर्न करने पड़ते हैं, एक तो ये बताओ क्रेडिट्स कैसे अर्न करते हैं वहाँ पे? सर वहाँ पे आसान होता है, जब शुरुआत में हम नया अकाउंट बनाते हैं ना तो 3-4 दिन के लिए वो कुछ क्रेडिट वगैरह मिलता नहीं है, हमें वहाँ पे अपनी रेपुटेशन बनानी पड़ती है कि भाई ऐसा ना हो कि कोई भी आके अकाउंट बना रहा है और फिर डाटाबेस डाउनलोड करके चला जा रहा है। तो क्रेडिट्स या तो हम खरीद सकते हैं शुरुआत में, जाके सीधा खरीद लो और फिर यूज़ कर लो, या फिर क्या करना पड़ता है 3-4 दिन तक हमें रुको, उसके बाद जो भी वहाँ पे पोस्ट आते हैं उनके ऊपर कमेंट करना चालू कर दो, ठीक है, कि थैंक यू फॉर योर डाटाबेस, या फिर कुछ ऐसा कुछ कमेंट करने लग जाओ, तो फिर वो एक कमेंट के लिए एक क्रेडिट दे देता है। तो उससे फिर नॉर्मली डाटाबेस जो मिलते हैं वो 8 क्रेडिट के लिए मिल जाते हैं। तो फिर ऐसे 8 बार कमेंट कर लो और एक डाटाबेस डाउनलोड कर लो। उसमें भी दिक्कत ये होती है, अगर हम हर बार बस थैंक यू वाला ही कमेंट करने लग जाए तो वो फॉरम बैन कर देता है हमें। ओके, मेरे साथ 1-2 बार हुआ है, लीचिंग करके वो रीज़न दे देता है, पर बैन फॉर लीचिंग। तो फिर लीचिंग वही होता है कि बस जाके हम बस एक बॉट की तरह थैंक यू वगैरह लिख रहे हैं तो बैन कर देता। तो हर बार अलग अलग कमेंट कर जाओ तो हमें क्रेडिट्स मिल जाते हैं और फिर उसको यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो आप कह रहे हो कि ये जो है मतलब वहाँ पे डार्क वेब पे जाएंगे, फिर वो कमेंट वगैरह करेंगे वहाँ पे, फिर उसके बाद आपको क्रेडिट्स वगैरह मिलते हैं। और इन क्रेडिट्स को किस तरीके से यूज़ करते हैं फिर? और एक तो ये बताया सौरभ कि ये जो क्रेडिट्स मिलते हैं, ये आपने कहा क्रेडिट्स खरीद भी सकते हैं, तो क्रेडिट कैसे खरीदते हैं वहाँ पे? क्या वहाँ पे भी गूगल पे वगैरह कुछ ऐसा चलता है? नहीं सर, गूगल पे चलता तो हर कोई पकड़ा जाता। वही मेरा कहने का मतलब था। हाँ, वहाँ पे चलती है क्रिप्टो करेंसीज। ओके, मेनली चलती है बिटकॉइन, अभी मोनेरो करके है वो ज़्यादा, वो भी यूज़ में आने लगी है। तो बिटकॉइन से हम खरीद सकते हैं, उसमें जो भी आता है उनका रेट एक 10 क्रेडिट या फिर 20 क्रेडिट जो वो देते हैं वो खरीद सकते हैं बिटकॉइन से। तो क्रिप्टो वहाँ पे चलता है, मोनेरो वहाँ पे चलता है? हाँ, उसकी करेंसी ही क्रिप्टो करेंसी ही है पूरा, क्योंकि एनोनिमिटी हमें क्रिप्टो करेंसी में भी मिलती है। कोई ट्रैक वगैरह नहीं कर सकते हम कि हम ये देख सकते हैं कि किसके बिटकॉइन वॉलेट से किसके बिटकॉइन वॉलेट में पैसा जा रहा है, वो बिटकॉइन जा रहा है, मगर वो उस वॉलेट के पीछे कौन है हम वो नहीं देख सकते हैं। तो इस वजह से पकड़ा नहीं जा सकता उससे इंसान, हालांकि पकड़ने के तरीके हैं उसके भी, मगर नॉर्मली तो नहीं पकड़ा जा सकता। सौरभ, आम बंदा जब उस पर जाता है, डार्क वेब एक्सेस करता है, टोर खोल लेता है और फिर वहाँ पे वो www.google.com टाइप करता है, ठीक है, तो उसको लगता है कि वहाँ पे सर्च कर लूंगा। तो जनरली जो यूजर्स आते हैं वो ये कहते हैं कि यार हम डार्क वेब पे गए, हमने यहाँ पे सर्च में डाला तो कुछ खुलता ही नहीं है। नहीं, देखिए क्या है ना सर, टॉर ब्राउज़र में जो डिफ़ॉल्ट सर्च इंजन है वो है डक डक गो। बिल्कुल, तो उसमें पहले तो ऑप्शन आ जाता है कि अनियनाइज कर ले उसको, टॉगल बटन आता है उसको ऑन कर लो। मैंने भी कई बार जब शुरुआत में गया था सर्च किया तो मुझे सारी गूगल लिंक्स मिल रही है, मैं क्या बकवास सर्च इंजन है ये। फिर पर मैं क्या था ना, वो जो एंटीवायरस कंपनीज है उनके जो ब्लॉग्स वगैरह पढ़ता था उसमें मुझे सर्च इंजन के नाम मिल जाते थे, तो मैं वहाँ से एक सर्च इंजन 2-4 ट्राई किए थे, तो एक सही वाला मिल गया था जिसमें कुछ एड्स वगैरह नहीं आ रहे थे, क्योंकि तब घर पे था तो देख नहीं सकता था कि कुछ एड्स वगैरह आ जाए, पता चला पीछे से पापा मार के चले गए क्या देख रहा है तो ये। तो इस वजह से वो सर्च इंजन में अभी भी वही यूज़ करता हूँ। तो वो सर्च इंजन पे सीधा बस डार्क वेब की अनियन लिंक्स ही मिलती हैं, तो हमें वो सर्च इंजन पता होना चाहिए कौन सा है। आप कह रहे हो कि वहाँ बहुत सारी खतरनाक चीज़ें भी हैं, ऐसी भी चीज़ें हैं जो इलिसिट होती हैं, बहुत गड़बड़ चीज़ें, तो जब कोई एक्सेस कर रहा होता है उसको क्या ध्यान रखना चाहिए? क्योंकि लिंक तो सामने दिखता है और लिंक पे क्लिक करते ही वो उसके बाद आपको पता लगता है कि आप कहाँ घुस गए, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होंगी जो प्रोहिबिटेड है, जो लीगली आप उस चक्कर में फंस सकते हो। तो फिर बंदा कोई एक्सेस करे तो क्या प्रिकॉशन ले? पहले तो क्लियर माइंडसेट की साथ जाइए कि आपको देखना क्या है उस पर। ठीक है, अगर आप जा ही रहे हो कि यार आपको चाइल्ड पोर्नोग्राफी देखनी है या फिर कुछ आर्म्स खरीदने हैं या फिर ड्रग्स वगैरह खरीदने हैं, अगर आप वो करते तो फंसोगे आप, क्योंकि पुलिस वाले भी होते हैं उस पर और मॉनिटर कर रहे होते हैं, वो भी अंडर कवर की तरह कभी कभी जाते हैं और ऑर्डर कर देते हैं उसमें, जो फिर वहाँ से जो भी डिटेल्स उनको मिलती है उसको ट्रैक करते हैं, वो पकड़ लेते हैं। तो वैसे तो इलीगल चीज़ों के लिए वहाँ पे जाइए मत, किसी में फंसे मत, क्लियर माइंडसेट के जाइए कि ये वाली चीज़ें छोड़ के हमें
और कुछ देखना है तो जैसे आप अगर हैकिंग फोरम में भी जाइए बस देख के आ सकते हैं उसको, उनके साथ कांटेक्ट करने की या फिर एंगेज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर आप उनकी सर्विसेज लेते हो तो आप भी एक क्राइम ही कर रहे हैं, किसी को हैक करना भी क्राइम ही है, तो बस वही यही है। ओके, तो कहने का मतलब है कि आप किसी भी इलिसिट एक्टिविटी में इंडल्ज ना हो, ना ही उनकी सर्विस लें, बिकॉज आप फंस जाएंगे। आप अगर किसी कोई रिसर्च करने जा रहे हैं, कोई ऐसी वेबसाइट के थ्रू आप जा रहे हो जहाँ पे आप यहाँ पे एक्सेस नहीं कर सकते, उसके थ्रू कोई रिसर्च हो गया, कुछ क्यूरियोसिटी भी आप एक लिमिटेड दायरे में अपना करना चाहो तो कर सकते हो। तो डार्क वेब पे ना पूरी मार्केट प्लेसेस भी होती हैं, आपने तो फोरम की बात की, तो उन मार्केट प्लेसेस पे क्या होता है? सर अलग अलग मार्केट प्लेसेस आते हैं उसमें, एक हथियार खरीदने के लिए आते हैं, एक ड्रग्स के लिए आते हैं, जो हमारी ऑर्गन्स होते हैं उसके लिए आते हैं। अच्छा, हाँ ऑर्गन्स भी बेचते हैं वहाँ पे। डार्क वेब पे ऑर्गन्स बेचते हैं? हाँ ऑर्गन्स बेचते हैं, उनके रेट्स भी लगे है। जैसे देखिए किडनी का था सबसे हाईएस्ट, कुछ $82,000, दिल का था 60,000 के करीब ऐसे ही, फिर आँखें, लिवर उनकी $30,000-20,000 ऐसे थे। ओके, सर भी कौन बेचता होगा और फिर इसका क्या यूज़ होता होगा? यूज़ तो ट्रांसप्लांट के लिए करते हैं, फिर जो इलीगली अगर वो ऑर्गन्स निकाल रहे हैं तो कहीं पे तो बेचना भी पड़ेगा उनको, तो वही है उनके लिए मार्केट प्लेस, एक एनोनिमिटी, कोई ना कोई तो खरीद ही रहा है तभी बेच रहा है, तभी वेबसाइट बनी हुई है। ओके, तो इसका मतलब जैसे कि ये हम देखते हैं अक्सर कभी कभी न्यूज़ में आता है कि रैकेट्स होते हैं जो ऑर्गन्स निकाल लेते हैं, तो ये अगर यहाँ पे सेल चीज़ें नहीं कर रहे होंगे तो फिर ये ऑफकोर्स डार्क वेब की तरफ जा रही होंगी। और वहाँ पे तो सारे फिर ट्रांजैक्शन भी बिटकॉइंस, मोनेरो, इन सब क्रिप्टो करेंसीज में होता है, तो उसको ट्रेस नहीं किया जा सकता। उसमें हम ये देख सकते हैं कि वो क्या करते हैं ना, वहाँ पे उनका बिटकॉइन का वॉलेट देते हैं, तो हम उस वॉलेट एड्रेस से चेक कर सकते हैं इसमें कहाँ कहाँ से ट्रांजैक्शन हो रहा है। जब वो इंसान अगर वो बस बिटकॉइन से बिटकॉइन में ही पैसे ट्रांसफ़र का वो कॉइन्स ट्रांसफ़र कर रहा है तो हम उसका कुछ कर नहीं सकते। जब वो उसको विदड्रॉ कर लेगा किसी बैंक में वगैरह ट्रांसफ़र करा लेता है तो उसको पकड़ा जा सकता है, तब वो लिंक हो सकता है। हाँ, लेकिन बड़ी खतरनाक चीज़ है ये, ऑर्गन्स वगैरह बिकते हैं वहाँ पे। आप कह रहे हो किडनी का सबसे ज़्यादा रेट है? हाँ किडनी का जो मैंने देखा था, 1-2 वेबसाइट्स मुझे मिली थी, वो थी किडनी पे ज़्यादा उन्होंने पैसे लगाए थे। किडनी पे ज़्यादा पैसे लगे, तो अगर उनके साथ बात करें और अगर वो चीज़ खरीदे तो वो फिर भेज देते होंगे ऑफकोर्स, जो भी कुछ करते होंगे। तो क्योंकि उसी पे सब चल रहा है उनका, क्योंकि फिर वेबसाइट्स पे ना क्या होता है सर, एक मैंने वेबसाइट देखी, वो बंदा जब शुरुआत में गया डार्क वेब पे तो देखने लगा, उसके कुछ खरीदा उसने, तो उसने एक वेबसाइट बनाई कि आप आके इस वेबसाइट पे स्कैम वगैरह कोई लिंक वगैरह हो तो आप रिपोर्ट करो। वो बंदा सर 6 बार लुटा है। ओके तब जाके उसने वेबसाइट बनाई है। उसने लिखा आप बस गेस करो मैं कितने, मैं 6 बार लुटाऊँ तब जाके मैंने ये वेबसाइट बनाई है। तो ऐसे भी लोग होते कि जो स्कैम में फंसे होते तो फिर जाके समाज सेवा वगैरह कर देते हैं वहाँ पे। डार्क वेब पे समाज सेवा भी होती है? होती है सर। लेकिन उसके थ्रू स्कैम्स वगैरह ज्यादा होते हैं, मतलब समाज सेवा वो मस्ती वाले लोग। स्कैम्स भी होते हैं उसमें, फनी भी चीजें होती है। आपने एक तो ये मार्केट प्लेस बताया कि जिसमें ऑर्गन्स वगैरह बिकते हैं, और कौन से मार्केट? और सर रेप्टाइल्स जो आते हैं, कछुए, जो रेयर कछुए होते हैं या फिर रेप्टाइल्स वगैरह होते हैं, वो भी बेचे जाते हैं। या फिर जो जानवरों की खाल से जो चीज़ें बनती है, बैग्स वगैरह जो इलीगल आती है, हाथियों के दांत वगैरह, वो भी बेची जाती है उस पर। फिर ड्रग्स आते हैं, बायो वेपन्स आते हैं जिसमें खतरनाक पॉइजन्स होते हैं। तो उस पर तो एक वेबसाइट मिली थी, वो तो बता रहा था कि आप इस वेबसाइट पे बता रहा था कि हाउ टू पॉइजन अ पर्सन विदाउट लिविंग एनी ट्रेस। ओके, तो इस तरह के भी पॉइजन्स होते हैं। उसने उसमें कहा था कि बेस्ट से बेस्ट सर्जन भी ये डिटेक्ट नहीं कर पाएगा कि ये पॉइजन से मर रहा है, हार्ट अटैक से वो मरेगा या फिर ऐसी कुछ तो डिसीज बताए थे कि उससे मरेगा वो इंसान अगर उसको पॉइजन दे देते हैं तो। ये सब चीज़ें, हाँ, मतलब बड़ी खतरनाक चीज़ें हैं। इसको सौरभ एलॉबरेट करो, और क्या था वहाँ पे जैसे कि आप ये बता रहे हैं? और भी अलग अलग जहरी बेच रहे थे वो पॉइजन्स, काफ़ी अलग अलग रेट्स में वगैरह होते हैं। या फिर वो सर वो भी बता देंगे, या फिर हिटमैन हायर कर ले तो उसको बोल दो आप भाई इस पॉइजन से मार लो, तो वो भी कर देगा वो। अच्छा, मतलब आपको अगर पॉइजन खरीदना है वो तरीका अलग है, और नहीं तो हिटमैन वाली सर्विसेज भी बिकती है। इस पे आप बताओ, ये भी बड़ा चलता है यूट्यूब पे, बहुत सारी वीडियोस हमने देखी हैं कि लोग कहते हैं कि यार हिटमैन होते हैं वहाँ पे और उसका वो बताते नहीं है। आप डार्क वेब क्योंकि यूज़ करते हो, आपने वो फोरम्स देखे, आपने वो मार्केट प्लेसेस देखी है, तो प्लीज़ उस पर बताओ। हिटमैन में देखिए नॉर्मली हम जो जिस तरह से लोकल गुंडों को सुपारी देते हैं वैसे ही हम ऑनलाइन भी सुपारी दे सकते हैं किसी को। मैंने अभी 5 अप्रैल को मैंने पहली बार सोचा कि यार चलो हिटमैन देख लेता मैं, तब पहली बार मैंने कुछ डाटाबेस से अलग हट के सर्च कर लिया था उस पर। तो एक वेबसाइट पे गया, उसने पूरा अपना कैटलॉग दे रखा था, मर्डर करना है फिर बस उसको टॉर्चर करना है वाला। मर्डर में मान लीजिए ट्रक से उड़ा दिया, सीधा गोली मार दी,
या फिर कुछ अलग चीज़ करा दी उसको, जो भी उसके तरीके आते, फिर बाकी चीज़ में सफ़र कराना तो फिर उसको बस अधमारा छोड़ दिया है, फिर 3 महीने बाद मारना है, फिर 3 महीने तक तड़पाना है वगैरह, ऐसी चीज़ें होती है। फिर उसमें मैं पहली वेबसाइट पे गया था तो उसमें उसका रेट था कुछ 10 या 12 हज़ार $। मैंने कहा ये तो महंगा दे रहा है। फिर मैं दूसरी वेबसाइट पे गया तो उसमें उसने किए थे रिव्यू, जिस तरह से हम देखते हैं ना सर, अभी लोग देते हैं कि कुछ वेबसाइट के फिर मार्केट प्लेसेस के अपने ऑनलाइन रिव्यू देते कि यार ये सही नहीं है, तो इस नहीं पे है, फेक नहीं है, हाँ ये 4 स्टार दे दिए, 5 स्टार दे दिए। तो मैं देखा एक ने दे रखा है, एक बंदे को 4 स्टार दे रखा है, 3 साल से ऑपरेट कर रहा है, गुड रेपुटेशन है और लिंक दे रखी है। फिर मैं उस लिंक पे गया 4 स्टार वाली, वहाँ पे गया, सेम सर्विसेज दे रहा है, $4,500। मैंने कहा ये सस्ता दे रहा है। फिर उस दिन वो पहली बार मैंने देखा था। मतलब एग्जैक्टली हम हंस तो रहे हैं, लेकिन ये बड़ी खतरनाक चीज़ है कि वहाँ पे ये सब चीज़ें होती है। तो क्या सौरभ लगता है कि अगर इस तरीके की चीज़ें हिटमैन वगैरह होते हैं, क्या ये रियल वर्ल्ड में आके ये सब काम कर देते हैं? हाँ सर, वीडियोस है उसकी भी कि प्रूफ देंगे वो कुछ ना कुछ तो मारा है लोगों को, तभी तो पता चलेगा। क्योंकि एनोनिमिटी वो भी रखते हैं, वो बोलते हैं कि आप हमें ईमेल वगैरह कुछ मत दो, हमारे प्लेटफॉर्म पे बस चैट करो, कुछ आपका IP लॉग नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। विश्वास पे खेल चलता है उनका भी बस। आई थिंक ऐसी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बहुत सारे केसेस ऐसे हुए हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि डार्क वेब से बहुत सारे कनेक्शन थे, और हो सकता है कि इस तरीके से जो डेथ्स हुई हैं वो डार्क वेब से कनेक्टेड हो, वहाँ पे कुछ सुपारी वगैरह सौरभ दी गई हो, वो मौत हुई हो। तो क्या ये सब चीज़ हो सकती है? हाँ सर, मैंने ना अभी 2 वेबसाइट्स देखे हैं, जिसमें एक बार 3-4 साल पहले एक ईरान के बंदे ने वेबसाइट बनाई जिसमें वो फंड रेज कर रहा है ट्रम्प को मारने के लिए। ओके। हाँ, तो उसने बनाई थी, तो उसको फिर जो भी ओसेंट रिसर्चर्स थे मेरे जैसे, तो उन लोगों ने फिर उसको ट्रेस वगैरह किया था, उसका नाम वगैरह सब पता लग गया था। फिर अभी एक जस्ट रिसेंटली मैंने देखी थी, उसमें भी वो फंड रेज कर रहा है ट्रम्प को ही मारने के लिए। तो वहाँ पे वैसे भी करते हैं, अभी तो हो भी रहा है, जैसे उसके व्हाइट हाउस में भी हुआ था शायद मारने के, या फिर जो पहले रैली के टाइम उसके कान के बाजू से गोली चली गई थी, वो सब चीज़ें वहाँ से भी हो सकती है, लिंक्ड वहाँ पे भी है। हाँ, मतलब बिल्कुल ऑफ कोर्स ये सब चीज़ें हो सकती हैं। और कितना जो हिटमैन वाली सर्विसेज हैं, जैसे कि मान लीजिए डार्क वेब पे ये सर्विस कोई दे रहा है, और कोई बाहर का बंदा है, किसी दूसरे देश का है, US का है, कहीं का है, आप कह रहे हो ईरान का है, और उसे कोई इंडिया की ऐसी बोलता है कि भाई ये सर्विस हमें यहाँ पे दे दो, तो वो फिर वहाँ से क्या यहाँ आएगा? हाँ, उनके तो होता है कि एडवर्टाइज करते हैं, हमारे पास एक्स मिलिट्री ऑफिसर्स हैं जो मिलिट्री सर्व कर चुके हैं, फिर जिन्होंने मिलिट्री ट्रेनिंग ले रखी है, उनके नाम मतलब बताते हैं कि हमारे पास ऐसे लोग हैं, वो जाते हैं वहाँ पे असैसिनेट करके आते। अभी ना देखिए एक TEDx पे वीडियो थी, वो बता रहा था कि उनको एक वेबसाइट मिली थी जहाँ पे वो हिटमैन वाला सर्विस दे रहा है। तो उसका कुछ शायद वो वेबसाइट उन्होंने हैक वगैरह कर ली, तो उनको पास डाटाबेस आ गया था। तो वो फॉरेन ही था जो बता रहा था। तो उसने फिर बताया कि हैदराबाद में किसी को दे रखे, किसी की सुपारी, या फिर किसी अमेरिका में कहीं पे दे रखी है। तो वो सब उन लोगों को कांटेक्ट करके बता रहा था कि भाई आपकी ना जानकारी इस वेबसाइट की डाटाबेस में हमें मिली है, आप सतर्क रहिए। या फिर कई बार आपको किसी के साथ झगड़ा वगैरह हुआ है क्या हुआ है क्या नहीं, ये सब उनसे पूछ रहा था। तो कुछ लोगों ने उसकी बात मान ली, तो कुछ प्रोटेक्शन ले लिया। ये सब कोविड के टाइम की बात थी, तो उन्होंने वो सब खबरदारी रखी थी। मगर जिन लोगों को लगा कि यार कुछ भी बोल रहा है, तो 1-2 टपक गए थे उसमें से। सॉलिड। तो इसमें सौरभ आप कह रहे हो कि जो डार्क वेब पे लोग होते हैं, ये मिलिट्री सर्विस के लोग भी हायर करके हुए रखते हैं ये सब चीज़ें, तो ये किस तरीके से हायर करते हैं और क्या पूरा पैटर्न इनका चलता होगा? कोई अगर उनको इस तरीके से सर्विस देनी है, कहीं किसी को सुपारी किसी ने किसी को दी हुई है, तो किस तरीके से ये लोग कॉन्टैक्ट करते होंगे, फिर आते होंगे, कहीं तो लीक होता होगा? सर उनकी अगर वेबसाइट हैक हो जाए तो जो भी डार्क वेब पे है तो डाटाबेस में सब मिल जाएगा अगर उन्होंने स्टोर कर रखा है तो, वरना कुछ ऐसे ऑप्शंस है नहीं। वरना फिर वो तो टेलीग्राम पे भी लेके जा सकते, जहाँ पे मुश्किल होता है कि डाटा उसका मिलना किसी का भी। या फिर खुद के ईमेल सर्विसेज होती है, वहाँ पे बोल देंगे, ईमेल दे देते हैं, आप इस पर कॉन्टैक्ट कर लो हमें, हम आगे की बातचीत वहाँ पे कर लेंगे। काफ़ी डार्क वेब भी है, काफ़ी ईमेल सर्विसेज जो बस डार्क वेब से एक्सेस करी जा सकती है, उससे कम्युनिकेशन होता है। या फिर जब हम उनको एंट्री फीस वगैरह कुछ भी होता है उनको दे देते, तो फिर उसके बाद उनकी चैट विंडो ओपन होती है, तो फिर चैट कर सकते हैं उनसे। ओके, और सौरभ कितनी ऑथेंटिक होती है? क्या पता कोई ऐसी किसी ने बना ली हो मार्केट प्लेस के नाम पे और फिर चल रहा हो, क्या ये भी होता है? हाँ सर, ये भी होता है। अगर मान लीजिए किसी ने बना लिया, हमने पैसे दे दिए,
लुट गया वो बंदा तो कहीं जाएगा भी नहीं, बोल भी नहीं सकता पुलिस के साथ मैंने इसको मारने के लिए पैसे दे दिए थे। अब वो पैसे नहीं दे रहा, मार भी नहीं रहा बंदे को, तो कंप्लेंट भी नहीं कर सकता, पैसे गए तो गए। फिर इस चीज़ में फ्रॉड भी काफ़ी होता है डार्क वेब पे तो। ओके, फ्रॉड भी। और दूसरा वेपन्स भी बहुत ज़्यादा बिकते हैं, मैंने सुना है कि जितने भी इलीगल वेपन्स है सब डार्क वेब पे जाते हैं। काफ़ी सारे ग्लॉक या फिर AK-47 ये सब जो आर्म्स होते हैं वो काफ़ी बेचे जाते हैं उनमें डार्क वेब पे। उनकी भी प्राइसेस अलग अलग होती है, 200-300 या फिर $500-600। आपने देखी ऐसे मार्केट प्लेस? हाँ, मैंने देखी ऐसी मार्केट प्लेस। क्या क्या दिखा आपने? सर वहाँ पे मोस्टली तो मतलब डेडिकेटेड भी होते हैं प्लेटफॉर्म जिनमें बस आर्म्स बेचे जाते हैं, या फिर कुछ अमेजोन की तरह पूरा भी होता है जिसमें अलग अलग कैटेगरीज वो रखते हैं। तो फिर कितना $300 या $400 मिनिमम होता है, फिर उससे आगे जितना भी हम लेते हैं। फिर बुलेट्स की अलग प्राइस होती है। तो $300-400 में कोई भी मतलब अच्छी खासी पिस्टल वगैरह मिल जाती है। फिर थोड़ा $1000 के पास चले जाओ तो फिर मशीन गन या फिर AK-47 जैसी गन्स मिल जाती है। अलग अलग रेट्स देखे मैंने अलग अलग वेबसाइट्स पे। तो सौरभ ये चीज़ें रोक क्यों नहीं पाते? जैसे कि पुलिस वाले भी होते हैं, पूरी एजेंसीज होती हैं यार, ऐसी चीज़ें अगर अवेलेबल हैं, लोग जाएं ढूंढें ऑर्डर करें, फिर ये तो गड़बड़ है ना। सो उनको या तो वो खुद ऑर्डर कर ले, फिर उनसे कुछ मिल जाए तो पकड़ सकते हैं उसको बैक ट्रेस करके, या तो एक वो चीज़ है, या फिर सीधा फिर वेबसाइट्स वगैरह कुछ हैक कर लो, या फिर सर्वर मिल जाए तो वो तो दिक्कत होती है। मगर डार्क वेब की चीज़ ही है कि वो एनोनिमिटी देता है, तो किस सर्वर पे हम जाके लैंड होंगे या फिर कौन सा वो सर्वर होगा उसका IP एड्रेस मिलना मुश्किल होता है। तो बस इसी वजह से पकड़े नहीं जा सकते। ज़्यादा से ज़्यादा इंटरपोल या फिर FBI वो एक चीज़ कर सकती है, इनके डोमेन सीज कर ले। क्योंकि मेरे केस में जब मैं डाटाबेसेस वाली फोरम पे जाता था ना, मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे तो डोमेन सीज ही मिला है। ओके। वो वेबसाइट अभी भी चल रही है, काफ़ी समय से चलती आ रही है। पहले कुछ अलग नाम था, अब किसी और नाम से चल रही है। तो उसके डोमेन वो बदलते रहते हैं। और वो जो हैकिंग वाली वेबसाइट है ना, मतलब जो डाटाबेस वाली, वो नॉर्मल इंटरनेट पे भी अवेलेबल है। ओके। जो हम नॉर्मल इंटरनेट पे सर्च करेंगे .in.com जो डोमेन्स होते हैं, उस डोमेन पे भी अवेलेबल है वो। सौरभ एक चीज़ और आती है डार्क वेब पे जब बात होती है ना, तो रेड रूम्स की बात होती है कि वहाँ पे रेड रूम्स होते हैं, वहाँ पे टॉर्चर्स होते हैं। ये बहुत सारी वीडियो उससे रिलेटेड हमें मिलती हैं अपने इंटरनेट पे, जो लोग बताते हैं और जिन्होंने एक्सेस किया। क्या ये सच में होता है? आपने ऐसी जगह विजिट किया, आपने देखा कि यहाँ ये सब चीज़ चल रही होती? हाँ सर, ऐसी चीज़ें होती हैं। मैंने अब तक 2 वेबसाइट्स देखी है, ऐसे मुझे लिंक्स मिले उनके। तो वो अभी तो काफ़ी एक्सक्लूसिव कंटेंट हो जाता है उनका। वो बस शुरुआत में मान लीजिए 1-2 क्लिप्स वेबसाइट पे ऐड कर देते हैं और बोलते हैं और एक्सप्लोर करना है आपको तो ये पेमेंट है हमारा। एक वेबसाइट पे $3 लाख का सब्सक्रिप्शन था। $3 लाख? हाँ, $3 लाख का। और एक वेबसाइट पे उन्होंने 3 पैकेजेस दे रखे हैं। एक होता है 0.666 बिटकॉइंस के लिए, जिसमें होता है एग्जीक्यूशनर। तो हम जो एग्जीक्यूशनर होता है उसको पूरे कंटेंट का एक्सेस होता है, वो लाइव स्ट्रीमिंग भी देख सकता है। और फिर उसमें एग्जीक्यूशन में वो चीज़ आती है कि हम चैट में उनको बता सकते हैं कि भाई इस इंसान के साथ ये चीज़ करो। जैसे बोल सकती कि आप उसके आँख में ऐसे डाल दो उसको, या फिर कुछ उंगली काट दो, या फिर कुछ ऐसे भी कोई भी उसको इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। फिर दूसरे वाले में आता है कि बस आप लाइव स्ट्रीम देख सकते हो और जो कंटेंट पहले डल रखा है वो देख सकते हो। उसमें सब्सक्रिप्शन लेते हो कुछ 0.00666 बिटकॉइंस का। और तीसरा आता है कि बस वीडियोस देखो जो उन्होंने अपलोड कर रखी है, उसमें फिर 0.000666 बिटकॉइंस ऐसे सब्सक्रिप्शन रेट है। क्या क्या वीडियोस होती होंगी सर वहाँ पे? सर देखिए, मैंने ज़्यादा तो नहीं देखी। एक बार जो बता रहा हूँ अभी जिसका रेट बताया ना, उसके एक बार वेबसाइट पे लैंड हो गया, क्योंकि मैंने हाल ही में अभी जून में देखा हुआ है काफ़ी सारे, मतलब मैंने लगभग 10,000 डार्क वेब की लिंक्स विजिट कर रखी थी एक हफ्ते में। तो उसमें से एक वो खुल गई लिंक। फिर देखा मैंने कुछ वीडियो वगैरह, मतलब मैंने क्या कर रखा था उसमें, वीडियो स्ट्रीमिंग बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ कर रखी है, क्योंकि ऑटोमेटिकली कोई वीडियो चलेगा नहीं फिर मेरे ब्राउज़र में। अब मैं फिर देख रहा पड़ रहा है क्या थोड़ी होता होगा, लोग बोल रहे क्या होता है, ये भी फेक वगैरह कुछ हो। तो मैंने वीडियो देखी, चलाई। पहले तो उसका मेरा माइक मैंने म्यूट कर रखा था उसको, क्योंकि सुन रखा है कि आवाज़ें वगैरह आ जाती है कई बार उनकी चीखने की वगैरह हो। तो फिर देख रहा हूँ कि 2 लोगों ने एक औरत को पकड़ रखा है और उस औरत के शरीर पे कुछ कट्स वगैरह लगे हुए, काफ़ी घाव हैं, और उन पे वो इंसान छड़ी से मार रहा है उसको। और बाजू में चैट विंडो चल रही है जिसमें वो बता रहे कि यार अब इसके साथ ये कर लो, फिर कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रहा है। वो वाली एक वीडियो थी। फिर दूसरी वीडियो थी जिसमें बंदे को भी पकड़ रखा है और उसको फिर ड्रिलिंग से उसके शरीर पे ड्रिलिंग कर रहे हैं।
तो ये 2 वीडियोस वगैरह थी जो मतलब मैं तो मान रहा हूँ अगर ये चल रहा है तो फिर और भी ज़्यादा डेंजरस चीज़ें उस पे होती है। ये कौन देखता होगा सौरभ, क्या लगता है? सर देखिए, नॉर्मल लोग भी है और कुछ एक विकृत बुद्धि वाले भी है जिनको ये सब देखने में मज़ा आता है। हम भी देखे तो देखिए, हमने भी अभी काफ़ी सारी ऐसी मूवीज़ वगैरह देख रखी है जिसमें काफ़ी ज़्यादा ब्रूटैलिटी है। जैसे मैं बताऊँ, एनिमल में काफ़ी सारा खून खराबा आता है। फिर धुरंधर में भी धुरंधर 2 में जो शुरुआत का सीन आता है फाइटिंग वाला, जिसमें रणवीर सिंह दिखा रहा है कि उसके खोपड़ी को उसने हथौड़े से मार रखा है। तो वो सब देखने में भी हमें भी तो मज़ा आता है कि बस हमें ये पता है कि ये असल में चीज़ें नहीं हुई है। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि उनको सब असली में देखना भी पसंद होता है। तो देखिए ना, $3 लाख का सब्सक्रिप्शन और 0.66 बिटकॉइन, जो कि आधा बिटकॉइन हुआ, जो लगभग कुछ 30-40 लाख का होगा, तो वो सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं। और जो 2 वीडियोस थी उसमें भी लोग बाहर के, जैसे रशिया वगैरह ऐसे गोरे लोग थे, तो लोग तो देख ही रहे, काफ़ी वो भी काफ़ी बड़ी इकोनॉमी बन चुकी है। 2 चीज़ सौरभ, इसका मतलब ये है कि जिन लोगों के पास पैसा होता है, जो इस लेवल पे पहुंच जाते हैं, जिनको मतलब मैं जब बात कर रहा था, इवन तो अमित भाई से मेरी बात चल रही, तो वो यही कह रहे थे कि भाई जब कोई इस लेवल पे पहुंच जाता है, उसको सब चीज़ मिल गई, सब चीज़ उसने पा ली, अब उसका दिमाग चलना, ये विकृत वाली बुद्धि आपके ना, कि वो यहाँ चलना शुरू होता है कि अब मैं और क्या करूँ। तो वो बंदा जाता है डार्क वेब वगैरह पे, वहाँ रेड रूम्स टाइप जगह जाता है वो, और ये सब चीज़ें देखता है कि भाई इसको यहाँ से पकड़ो, इसको ऐसे मारो, ये सब, मतलब तब उसके अंदर वो चीज़ जागती है सब। हाँ सर, क्योंकि मतलब इंसान को अब करने के लिए कुछ नहीं है तो कुछ नया ढूंढने के शुरू कर देता है वो। फिर ऐसे में क्यूरियोसिटी में फिर उसको कहीं पे ये सब चीज़ें पता लग जाती, तो वो चला जाता है। मैं भी मतलब क्यूरियोसिटी में मैंने सब एक्सप्लोर कर लिया बाद में डार्क वेब। पहले तो बस क्लियर माइंड सेट के साथ ही गया था कि मुझे डाटाबेस के अलावा कुछ देखना नहीं है। अभी कुछ मैं भी बोर हो गया, फिर अभी डार्क वेब, डाटाबेसेस, ये सब चीज़ें देख के तो फिर मैंने भी फिर वो सब लिंक्स वगैरह देखना चालू कर दिया, तो वो सब चीज़ें आ गई। अब कुछ अगर कोई इंसान विकृत बुद्धि वाला निकला तो फिर वो भी, उसको भी कुछ मान लीजिए डोपामिन रश या फिर ऐसा कुछ केमिकल हो जाता है उसमें। ये जो रेड रूम्स वगैरह सौरभ कहाँ से ऑपरेट होते होंगे, क्योंकि जब ये चीज़ चल रही है तो वो रियल भी हो रही होगी। सर मोस्ट ऑफ द टाइम रशियंस ही लगता है कि जो चैट्स वगैरह आती है उसमें से देख के, और फिर कहाँ से ऑपरेट हो रही है ये तो मुश्किल होता है पता करना, क्योंकि सर्वर्स या फिर सिक्योरिटी वगैरह इंतज़ाम तो वो भी कर रखते हैं, क्योंकि अगर 30-30 लाख का सब्सक्रिप्शन कोई ले रहा है तो सिक्योरिटी वो भी रखेंगे। मैंने एक चीज़ और देखी है, मुझे लोगों ने बताई है कि अक्सर जो क्राइम्स होते हैं, चाहे वो इंडिया में हो या कहीं भी हो, क्राइम्स ऐसे जो बिल्कुल रेयरेस्ट क्राइम्स होते हैं इस तरीके के, तो वो भी क्राइम, हमें तो लगता है कि क्राइम हो गया, लेकिन एक्चुअली में क्या होता है, उनको डार्क वेब से पैसे दिए जाते हैं, वो पूरे फिल्म होता है और वहाँ पे टेलीकास्ट हो रहा होता है, कि ऐसे भी होता हो? हाँ सर, टॉर्चर वीडियोस तो मतलब उसमें भी सब्सक्रिप्शन है, मगर कई जगह तो फ्री में भी अवेलेबल है। मैंने एक वेबसाइट मिली थी मुझे, कुछ हेवन 2U करके, उसमें अलग अलग कैटेगरीज दे रखी है उसने। मर्डर वाली वीडियोज़ हैं, एक्सीडेंट वाली वीडियोज़ हैं, असैसिनेशन वाली वीडियोज़ हैं। तो फिर कहीं किसी का कर रहे हैं तो रिकॉर्ड भी तो कर रहे हैं, वहीं पे फिर फ्रीली भी अवेलेबल है, या फिर आप ऐसे सब्सक्रिप्शन दे के देख लो एक्सक्लूसिव कंटेंट। तो चीज़ें तो है। तो ये सब चीज़ें क्या आम बंदा भी जाके देखता है, ऐसे कि लोग डार्क वेब, मतलब ये आम आदमी भी क्यूरियोसिटी होती है सब चीज़ देखने की? हाँ, लोगों को क्योंकि पता नहीं है ना कि क्या चीज़ है उसमें, लगता है कि यार अभी मान लीजिए किसी को लग रहा है मैं झूठ बोल रहा हूँ, देख लो भाई, मिल जाता है तो आपको फिर डिस्टर्बिंग, ये चीज़ें डिस्टर्बिंग ना लगे तो फिर पता लग जाएगा आपको। मैंने तो बस थोड़ी बहुत चीज़ें देखी। एक वेबसाइट पे देख रहा था, मतलब खुल गई ऐसी वेबसाइट, तो उसमें मैं उस थंबनेल्स वगैरह देख रहा था, वो अचानक से एक थंबनेल आया, पूरा उसका चेहरे का स्किन निकल चुका है, मुझे लाल लाल दिख रहा है और उसकी बड़ी बड़ी आँखें दिख रही हैं, तो उसके भोए वगैरह कुछ नहीं है, बस मान लीजिए पूरा सर के बाल वगैरह चले जाते हैं, तो अचानक से वो है ये क्या दिख लिया वगैरह, तो डिस्टर्बिंग होती है। तो वैसे भूल जाता हूँ कई बार मैं, पर अचानक से याद आ गया तो फिर वो चीज़ें डिस्टर्ब कर देती है। सर आपने एक मूवी का नाम बताया, निम्बल वगैरह और फिर धुरंधर, ये सब मूवीज़ जो है, ये सब चीज़ अभी आने लगी है यहाँ पे भी, मतलब इंडियन मूवीज़ में भी, कि भाई इतनी ब्रुटैलिटी पहले भी थी कि ये सब चीज़ दिखाने लगी। क्या ये सब चीज़ें क्या हमें साइलेंटली धीरे धीरे करके इन सब चीज़ों की तरफ नहीं लेके जा रहे? क्योंकि अगर ये आम हो जाएगा, ये चलने लगेगा, तो फिर लोगों के अंदर वो पैदा हो जाएगी, अंदर से इंस्टिंक्ट आ जाए कि हाँ ये सब चीज़ देख सकते हैं, सब चीज़ हम देख लेंगे, फिर वहाँ उधर भी जाएंगे। देखिए, हमें जब कंटेंट देखते हैं तो थोड़ा दिमाग को सावधान रख के देखना पड़ता है कि यार बस ये चीज़ें मज़े के लिए हम देख रहे हैं, तो बस मज़े तक रखें। और मज़ा भी वो, मतलब वो फिल्म जो आप देख रहे हो उसी की बात कर रहे हो? हाँ, उसी की बात करें कि बस मैं भी देखें, मुझे भी अगर दोबारा कोई एनिमल या फिर धुरंधर लगा दे थिएटर में, तो मैं कौन सी चीज़ देखने के लिए जाऊँगा। मुझे भी याद है कि धुरंधर 2 का वो ओपनिंग फाइटिंग सीन
जिसमें सब रणवीर सिंह पूरा खानदान ख़त्म कर रहा है। या फिर एनिमल का भी बताऊँ तो फिर कॉरिडोर वाला फाइट सीक्वेंस जो इंटरवल के टाइम आता है गाने के साथ जो बज रहा है, वो मैंने देखी तो मुझे भी मज़ा आया था। फिर जो जीजा को मार रहा है कि उसको पकड़ के पूरा मार रहा है, बैकग्राउंड साउंड वगैरह सब चल रहा है, फिर उसके बाद उठ के भी शॉटगन से 2-3 बार उसको गोली मार रहा है, वो हमें मज़ा तो देती है। मगर इसका मतलब ये नहीं कि मैं उस चीज़ की वजह से डार्क वेब पे जाके ये सर्च कर लूँ या फिर कर रहा हूँ या फिर करता हूँ, तो वो नहीं है। मतलब मुझे अगर आप फिर से बोलो कि भाई जाके देख लो, मैं नहीं देख रहा वो चीज़ें। तो सर अभी हम रेड रूम की बात कर रहे थे, तो इसमें अब तो ऐसा भी हो सकता है ना कि फॉर एग्जांपल कोई एआई वीडियो हो वहाँ प्ले कर दी गई हो और फिर उसको लोगों को लगे कि ये रियल है क्या, या फिर वो आपको लगता है वो रियल वीडियोस होती होंगी? वो सर रियल वीडियोज़ ही थे, वरना एआई वाली वीडियोज़ तो बनती भी होंगी कुछ। मैंने देखा है कि एआई पावर्ड कंटेंट वगैरह ऐसा कुछ एक वेबसाइट थी, मगर वो पता लग जाता है कि एआई है या नहीं। अभी जैसे जैसे अभी अगले 1-2 साल में तो हो सकता है कि एआई वाली भी कुछ आ जाए, मगर लोगों को पता लग जाएगा कि है या नहीं वो तो। हाँ एग्जैक्टली, शायद ऐसा कुछ हो जो डिमांड पे वो सब चीज़ कर रहा है, वो एआई नहीं हो सकता क्योंकि वो एआई इतनी जल्दी इस तरीके से वीडियो जनरेट नहीं कर सकता, और प्लस में अपने फ्लॉज होते हैं, सब चीज़ होती है। और क्या होता है डार्क वेब पे इसके अलावा? ड्रग्स वगैरह होती हैं? हाँ, ड्रग्स आते हैं, ड्रग्स भी बेचे जाते हैं। जो भी कंट्रीज़ जिनके कई बार तो इकोनॉमी उनकी ड्रग्स से रिलेटेड होती है, तो वो भी बेचे जाते हैं, उनके भी पेमेंट्स वगैरह था, और ढंग से शिप भी कर देते हैं वो लोग। शिपमेंट वाली भी वेबसाइट है कुछ, आप उन पे कार्गो शिप से भेज सकते हैं पार्सल्स वगैरह। हाँ, पूरे शिप से भेज देते हैं वो लोग, ये भी सर्विसेज आती है। तो सर बेटिंग वगैरह भी बहुत होती है वहाँ पे, मतलब असल में जो बेटिंग यहाँ की बात करें, आईपीएल वगैरह यहाँ पे होता है, उससे बेटिंग की पूरा नेटवर्क है, दुबई का, ये अंडरवर्ल्ड का, ये सब चीज़ होती है। मैंने सुना है कि वहाँ असल में जो बेटिंग होती है वो उधर होती है डार्क वेब पे। हाँ सर, मैंने एक वेबसाइट देखी थी डार्क वेब पे, एक्स मैचेस नाम से थी वो। अच्छा। तो उसमें भी फुटबॉल जो दुनिया भर में लोकप्रिय है, तो वो डार्क वेब पे भी आ ही जाएगा और है भी। तो उसकी बेटिंग्स वगैरह चल रही थी, मैचेस वो बता रही थी अगला मैच इस दिन है, इस विंडो में बेटिंग वगैरह चालू हो जाएगी, या फिर मैचेस फिक्स्ड वगैरह है, कुछ इस तरह का उस पर कंटेंट था। तो उसमें भी जाने के लिए कुछ उन्होंने एक नॉमिनल फ़ी रखी है कि मतलब हर कोई जाके उसमें भसड़ना मचा दे। ओके, तो क्या लगता है जैसे क्रिकेट मैचेस भी होते हैं, फिक्सिंग की बात होती है, कि ये भी डार्क वेब पे होते होंगे चीज़ें ऐसी? क्रिकेट वाला तो मुझे नहीं मिला है, मगर क्रिकेट भारत में ज़्यादा अपने यहाँ फेमस है, और पूरा लोकली नेटवर्क चलता है उसका। तो उसका वेबसाइट तो अभी तक तो मिले नहीं, अगर हुई तो जिस दिन मिल जाएगी बता दूंगा अलग पॉडकास्ट कर लेंगे उस पर। लेकिन फिर ये पेमेंट्स वगैरह कैसे होते होंगे? मान लीजिए चलो आपने कहा बिटकॉइन में हो गया, मोनेरो में हो गया, लेकिन यार एक भरोसे वाली बात है ना कि मैं पेमेंट कर रहा हूँ, वहाँ पे ट्रस्ट कैसे पैदा होगा? दूसरा बंदा वहाँ पे मान लीजिए वो जेन्युइन सर्विस दे रहा है, वहाँ जेन्युइन तो कुछ नहीं होता, लेकिन मैं कह रहा हूँ जो बंदा यहाँ से मांग रहा है वो वहाँ से वो चीज़ दे रहा है, लेकिन फिर भी ये वाला बंदा उस पर ट्रस्ट कैसे करे कि भाई तू वो सर्विस दे रहा है नहीं दे रहा है? हाँ, ये दिक्कत जब सामने आई नहीं, तो वेबसाइट एडमिन्स जो होते हैं उन्होंने एक मतलब कम्युनिटी नहीं मान लीजिए बना ली कि एक एस्क्रो सिस्टम आता है। Okay. उसमें क्या होता है, वो एक अपनी वेबसाइट एक वॉलेट बना लेते हैं पूरा वेबसाइट का, सिक्योर उसको मान लेते हैं लोग कि आप जिसको, जैसे मान लीजिए मैं आपसे कुछ खरीद रहा हूँ और आप मुझे बेच रहे हैं, कोई डाटाबेस है मान लीजिए, आप मुझे दे रही है $1000 में, तो मुझे तो पता नहीं आप कौन है, कहाँ से, आपने कुछ अलग नाम से बना रखा होगा, मैं कुछ अलग नाम से बना रखा हूँ। आपको विश्वास नहीं कि आपने अगर मुझे डाटाबेस दे दिया तो मैं पैसे दूंगा या नहीं। बिल्कुल। मुझे विश्वास नहीं कि मैं आपको पैसे दे दूं तो आप मुझे कोई फर्जी डाटाबेस ना दे दो। तो उसके लिए एस्क्रो सिस्टम बनाया गया। उसमें क्या होता है, जो वॉलेट बना होता है, मैं उसमें पैसे डाल दूंगा $1000, ठीक है। आप देख लेंगे क्या, हाँ यार इस वॉलेट में आ चुका है $1000, तो आप मुझे अब डाटाबेस भेज देंगे। आप मुझे सही लगा वेबसाइट में, यहाँ से पेमेंट रिलीज़ कर दूंगा और आपके पास वो आ जाएगा। अब इसमें चीज़ ये है कि मान लीजिए एक सवाल ये उठ जाएगा कि मैंने डाटा लिया, आप पैसे ही नहीं दिए, फिर क्या होगा? बिल्कुल, मैंने रिलीज़ ही नहीं किया। मगर इस केस में भी चीज़ ये है कि मैं उसको वापस नहीं ले सकता। ओके, ठीक है। तो उसमें आता है एडमिन, ठीक है। आपने डिस्प्यूट रेज कर दिया कि भाई इसने मुझसे डाटाबेस ले लिया मगर पैसे नहीं दे रहा, फिर एडमिन चेक करेगा कि क्या आपने डाटाबेस दे रखा है, लॉग्स वगैरह आपसे मांगेगा। तो अगर आप सही है तो वो एडमिन खुद से आपको पैसे दे देगा, और अगर सेम डिस्प्यूट मैंने रेज कर दिया कि आपने गलत डाटाबेस दे रखा है वगैरह, तो मैं डिस्प्यूट रेज करूँगा, फिर एडमिन इन्वेस्टिगेट करके मुझे पेमेंट वापस करा देगा। अब इसमें भी ये चीज़ होता है कि मान लीजिए मैंने साल गार्ड बांध लिया एडमिन से, भाई ले लेना, $100 तू रख ले, $900 मैं रख लूँगा। तो फिर उसके लिए आ गया मल्टी-सिग एस्क्रो सिस्टम, मल्टी सिग्नेचर एस्क्रो सिस्टम, 2 of 3 सिस्टम। उसमें होता है कि
हम तीनों के पास एक एक की आती है। ये सिस्टम इसलिए आया था कि कई बार क्या होता है, लोग 1-2 साल वेबसाइट वगैरह बना लेते हैं, चला लेते हैं, रेपुटेशन गेन कर लेते हैं, फिर जब एक साथ ज़्यादा अमाउंट उनके उस वॉलेट में जब आ जाती है एस्क्रो सिस्टम के, तो बिटकॉइन लेके भाग जाते हैं। ठीक है। विजय माल्या वहाँ पे भी होते हैं तो वो भी रहा। तो इसके लिए आया था, इस वजह से आया था एस्क्रो सिस्टम। तो जैसे क्योंकि उसमें आप 3 लोगों के पास की है, उसमें से 2 कीज़ मैच होनी चाहिए, तभी वो पैसे बिटकॉइंस अपने वॉलेट में आएंगे। तो जब तक वो 2 कीज़ मैच नहीं होंगी तो किसी के वॉलेट में जाएगा नहीं पैसा। तो इसमें ये सेफ्टी होती है कि एडमिन लेके नहीं भागेगा। जैसे मान लीजिए जैसे मैंने पेमेंट करी और आपने डिस्प्यूट रेज कर लिया हमने, तो आपको भी वो देना है सिग्नेचर की, वो भी करेगा और फिर पेमेंट आ जाएगी। जब तक वो 2 कीज़ मैच नहीं होंगी तो कहीं नहीं जाएंगे पेमेंट। मगर उसमें भी ये है कि अगर 2 लोग मिल जाए तो फिर आप वापस लेके जा सकते हो पेमेंट, या फिर मैं जो दे रहा हूँ तो वो मैं वापस लेके जा सकता हूँ। और उसके लिए कोई सॉल्यूशन? उसके लिए अभी तक तो कुछ नहीं बना उसके लिए कोई उसमें भी दिक्कत है, फिर कुछ ना कुछ बना लेंगे। हाँ। वहाँ एक चीज़ और सुनी है मैंने कि जितने भी इंटेलिजेंस एजेंसीज होती हैं वो सब भी उधर ऑपरेट करती हैं। मोसाद हुई, आपकी MI5 हुई, ये सब लोग, CIA हुआ, सब लोग। हाँ, उनके भी ऑपरेट करते हैं, वो लोग भी आते हैं डिस्गाइज, मतलब छुप के भी वो भी करते हैं ऑपरेशंस की। वो उन्होंने भी कुछ ऑर्डर कर लिया, फिर ट्रेसिंग वगैरह चलती है। और मुझे तो FBI का भी डाटा मिला है डार्क वेब पे। लॉगबिट नाम की एक वेबसाइट है, उसमें उन्होंने मतलब उनका काफ़ी सिस्टम अच्छा लगा था मुझे। जो ऑरा फार्मिंग होती है ना सर, वहाँ पे देखे मैंने, वो लोग अपने ब्लॉग पे पब्लिश कर देते कि भाई आपके पास 30 दिन का समय है, हमने आपके डाटाबेस को इनक्रिप्ट कर रखा है, 30 दिन का समय है, इतने अमाउंट है वो पे कर दो, वरना ऑटोमेटिकली हमारे ब्लॉग पे वो डाटाबेस रिलीज़ हो जाएगा आपका। ओके। तो वो चीज़ें अभी और भी वेबसाइट्स यूज़ कर रही है। जैसे अभी काफ़ी फॉर्म में चल रहा है शाइनी हंटर्स। अगर आप हैविन पॉन्ड का जो फाउंडर है ट्रॉय हंट, उसके ट्वीट्स या फिर लिंक्डइन पोस्ट देखो तो उस पर बस आ रहा है कि शाइनी हंटर्स ने इसका डाटा रिलीज़ कर दिया। उसमें भी यही चीज़ चल रही है कि वो टाइम लिमिट दे देते हैं और उसके बाद डाटाबेस रिलीज़ कर देते हैं। तो इसी वेबसाइट से मुझे लॉगबिट पे मिला हुआ था FBI का डाटा, और फिर शायद लॉगबिट पे ही था या फिर किसी टेलीग्राम पे आया था कुछ। FBI का जो डायरेक्टर था, पटेल शायद कुछ नाम है उनका, उनके ईमेल हैक हुआ था, पर्सनल ईमेल। ओके। उसका पूरा डाटा भी वो था वहाँ पे। या फिर मोसाद का मैंने डाटा देख रखा है, उसका भी डाटा था, उसके डाटाबेस। अपने भारत के भी होते हैं, DRDO को भी कुछ कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स नाम से थी एक फाइल, वो भी देख रखी है मैंने, तो उनके भी आते। फिर एक वेबसाइट थी जो इजराइल के जो ऑपरेशंस चल रहे हैं उनकी जानकारी बेच रही है। ओके। तो हो सकता है कि उनमें भी कुछ हो। अब वो असली है या नकली है भी हम पता नहीं कर सकते, जाके खरीद तो नहीं सकते, उनकी भी रडार में आ जाएंगे हम भी अगर खरीदेंगे, या फिर मैं कुछ कर लूँ तो मुझे बिल्कुल। अगर सौरभ ये चीज़ सही होती होगी तो ये डेटा वहाँ से निकलता कैसे होगा? मतलब इतने सिक्योर सिस्टम, FBI का सिस्टम हो गया, मोसाद का सिस्टम हो गया, इंडिया में DRDO का भी मान लीजिए, मतलब आम बंदे से ज़्यादा सिक्योर सिस्टम है, वहाँ से कैसे निकलता होगा? इंटरनेट यूज़ कर रहा है, अगर वो कंप्यूटर से लिंक्ड है तो हैक तो होता ही। कुछ भी कर लो आप, कितना भी सिक्योरिटी वगैरह लगा लो, कहीं ना कहीं तो हैक होता है। अगर सिस्टम हैक नहीं होगा, इंसान तो हैक हो ही जाता है। उसकी कहीं से कुछ जानकारी वगैरह निकाल लो, उसको ब्लैकमेल करना शुरू कर दो, वो दे देगा अपना एक्सेस। या फिर उसको फिशिंग लिंक्स वगैरह, सोशल इंजीनियरिंग टैक्टिक्स से उसका लॉगिन वगैरह चुरा लो और उसके सिस्टम से फिर सारा डाटाबेस एक्सेस कर लो। तो ये सब चीज़ें होती है, तो उससे डाटाबेस निकल जाता है। कई बार पूरा सिस्टम सिक्योर होता है मगर वल्नरेबल ह्यूमन ब्रेन होता है, उसके थ्रू होता है। ओके। डार्क वेब पे इतनी सारी वेबसाइट्स होती हैं, क्या ये वेबसाइट के थ्रू ही जो सर्विस बेचती हैं उसके थ्रू कमाती हैं? कुछ और भी कमाने का इनका जरिया होता है? एड्स होते हैं उनके। अच्छा, इस तरह गूगल एड्स होते हैं, वहाँ भी चलते हैं? हाँ, वहाँ पे भी एड्स चलती है। मैंने देखा उस पर डार्क वेब एड्स नेटवर्क करके चलता है। जिस तरह से अपन कोई ब्लॉग वेबसाइट वगैरह बना ली तो हम गूगल एडसेंस से एड्स वगैरह लगा के एड्स प्लेसेस जनरेट करके वहाँ पे एड्स रन करके मिल जाता है। तो उस तरह से भी कुछ एड नेटवर्क्स मुझे मिले, देखने को मिले, तो उससे भी अर्निंग वगैरह कर लेते हैं वो लोग। ओके। या कुछ ऐसा यूट्यूब जैसे यहाँ पे अपने इंटरनेट पे यूट्यूब होता है, कि वहाँ भी कुछ ऐसा होता है? हाँ, एक थी मिल गई थी मुझे वेबसाइट XTube का कुछ ऐसा, या फिर डार्क ट्यूब वगैरह से कुछ नाम था उसका। तो उन्होंने लिखा था कि आपके पास कुछ भी इलिसिट या फिर अडल्ट कंटेंट वगैरह कुछ ऐसा हो तो उस पर आप अपलोड कर सकते हैं और फिर वो एड्स वगैरह रन करके बिटकॉइन और मोनोरो में कमा सकते हैं। ओके। तो हर चीज़ जो है वो बिटकॉइन से लिंक्ड है, हर चीज़ क्रिप्टो से वहाँ पे लिंक्ड है। जो इंटरनेट पे है वो डार्क वेब पे भी है वो चीज़ें। कुछ स्टोरी आपने और देखी हो वहाँ पे, या कुछ आपके जहन में आ रही हो इससे रिलेटेड? सौरभ, डार्क वेब से? डार्क वेब से सर एक फोरम था, मैंने वहाँ पे पढ़ रहा था
तो किसी बंदे ने लिख रखा था कि कंप्लेंट कर रहा था वहाँ पे, डार्क वेब पे कंप्लेंट, डार्क वेब पे कर रहा है वो जिसमें बस लोगों को बता ही सकते, कुछ कर नहीं सकते इन्वेस्टिगेट वगैरह। तो वो बता रहा था कि उसने कुछ $1000 वगैरह लगा के किसी से पासवर्ड हैकिंग सॉफ्टवेयर खरीद लिया, और जब फाइल डाउनलोड करी तो एक जिप फाइल निकली जिसमें ड्रैगन डांस कर रहा है वो बता रहा है। फिर नीचे एक लोग कमेंट कर रहा है, तो वे कम से कम ड्रैगन का मुजरा तो देखने को मिला है मुझे तो 404 नॉट फाइल नॉट फाउंड एरर मिला। तो ये भी चीज़ें होती है। फिर एक चीज़ हुई थी, एक पढ़ रहा था मैं, रैंसमवेयर ग्रुप में किसी एक छोटी कंपनी को हैक कर लिया, और जब काफ़ी नेगोशिएशंस के बाद कंपनी ने उसको जो अमाउंट थी वो दे दी। फिर उसके बाद उस हैकर ग्रुप ने कंपनी को एक फीडबैक फॉर्म भेजा है। उसमें बोल रहा है आपको हमारे साथ काम करके कैसा लगा है 1 to 5 में रेट कीजिए, क्या हमने आपका डाटा टाइम पे वापस दिया है, और हमारी सर्विसेज और लोगों को भी आप रिकमेंड करेंगे या नहीं। तो ऐसी भी चीज़ें होती है। अब आते हैं सौरभ डेटाबेसेस पे भी। डेटाबेस आप खुद भी एक्सेस करते हो, डेटाबेस में कम से कम वो चीज़ नहीं है जो हम और मार्केट प्लेस में जिसमें बात करें उतनी इलीगल वो चीज़ नहीं है। तो डेटाबेस की जो मार्केट प्लेसेस होती हैं वो कैसे होती हैं, कैसे दिखती हैं? हमारे फोरम्स के तरह ही होते हैं, जैसे कोरा या फिर रेडिट जो फोरम्स होते हैं उन्हीं के तरह, उनमें भी अलग अलग सेक्शंस बने होते हैं कि जिसमें अगर हम बोलते हैं कि मतलब अगर कोई पुराना डाटाबेस है तो उसको हम, अगर वो फ्रीली अवेलेबल है तो उसको बेच नहीं सकते, फिर उसको फिर स्कैमर का टैग लगा के वो अकाउंट बैन कर देते हैं। वहाँ पे भी मतलब अच्छा खासा सिस्टम चलता है कि वो लोग भी ट्राई करते हैं कि वो जो वेबसाइट एडमिन है कि लोगों के साथ स्कैम ना हो। हाँ, वो लोग भी ट्राई करते हैं। मतलब डार्क वेब वाले लोग खुद ये सोचते हैं कि स्कैम ना हो वहाँ पे। हाँ, कि उनकी भी वेबसाइट का रेपुटेशन एक बना हुआ है, उन्होंने सालों से बना रखा है, तो वो चीज़ भी वो ध्यान रखते हैं। फिर अलग अलग लीक डाटाबेसेस, हैक डाटाबेसेस वगैरह करके सेक्शंस होते हैं। फिर वहाँ उनमें भी अडल्ट कंटेंट, वो मतलब उसमें 18+ वाला ही होता है, उसमें वो उनमें भी वो ध्यान रखते हैं कि कोई चाइल्ड पोर्नोग्राफी ना आ जाए, तो वो चीज़ हटा के बाकी सब कंटेंट वगैरह मान लीजिए जो ओनली फैंस के वीडियोस वगैरह जो होते हैं उसका अलग सेक्शंस उन्होंने बना रखा है, डाटाबेसेस का बना रखा है। कॉम्बो लिस्ट करके आती है जिसमें बस ईमेल्स और पासवर्ड्स होते हैं, उसका अलग से सेक्शन है। ये सब अलग सेक्शंस उसको एक्सेस कर सकते हैं। एक आई थिंक एक स्टोरी आपकी बात से याद आई कि ये सब चीज़ ना हो, कि इंडिया में भी कोई स्टोरी आई थी, एक स्टोरी की एक न्यूज़ आई थी कि कुछ एक फैमिली थी, एक हस्बैंड वाइफ, कुछ आई थिंक गवर्नमेंट के थे, कुछ लोग थे टीचर थे, वो लोग बच्चों के साथ उनको अब्यूज़ करते थे और फिर वो कंटेंट जो है वो डार्क वेब पे डालते थे, कुछ ऐसा। हाँ, अभी शायद 2020 की है कुछ कहानी वो, कि भारत की यूपी में ही एक सरकारी ऑफिसर्स थे, पति पत्नी थे वो लोग, तो उनको तो मान लीजिए हेडक्वार्टर्स वगैरह मिल जाता है सरकारी है तो, मगर वो लोग सरकारी हेडक्वार्टर्स में नहीं रहते थे। कहीं जगह रेंटेड अपार्टमेंट में या फिर कुछ घर वगैरह ले लेते थे। अब उनका कोई बच्चा नहीं था, तो आस पड़ोस के जो भी बच्चे हैं उनसे सब घुल मिल के रहते थे, और लोगों को भी लगता था यार ये लोग मतलब इनका कोई बच्चा नहीं तो हमारे बच्चे के साथ अच्छे से रह रहे। तो कुछ मान लीजिए गरीब इकोनॉमिकली जो सही नहीं लोग वैसे भी होते हैं कुछ सही जगह, तो वो लोग उन बच्चों के साथ कभी छुट्टी के दिन वगैरह उनको घर बुला के वगैरह सब खेलते थे वगैरह रहते थे, मगर उस कमरे में फिर वो लोग बच्चों को अब्यूज़ करके उनका वीडियो वगैरह बना लेते थे। फिर उन्होंने कुछ ऐसे ही 30 से 40 के करीब कुछ वीडियोस बना ली, जिसके 2 लाख उन्होंने क्लिप्स बना रखी थी और उसको डार्क वेब पे बेचते थे। फिर वो भी उसका पेमेंट बिटकॉइन वगैरह में लेते थे। फिर शायद कहीं पे ना एक वीडियो उसमें से उनको यूरोपियन यूनियन में उनकी एजेंसी को कहीं पे तो मिला, तो सब पता चला कि भारत से चल रहा है। तो फिर उन्होंने CBI को वगैरह रिपोर्ट किया। फिर जब CBI इन्वॉल्व हुई तो काम थोड़ा तेज़ी से हुआ, उन्होंने फिर उनको पकड़ लिया था। तो अभी उनको शायद डेथ सेंटेंस वगैरह कुछ हो रखी है। ओके, मतलब ऐसा नहीं है कि जो बहुत इन्फॉर्म्ड यूज़र है जिसको लगता है कि हाँ कोई मेट्रोपॉलिटन सिटी का बंदा है, मेट्रो सिटी का, वही बैठ के डार्क वेब देख रहा है, बल्कि ये सब लोग जो आम आदमी है ये लोग भी डार्क वेब पे एक्सेस कर रहे हैं और इसको एज अ क्रिमिनल एक्टिविटी वहाँ पे ये सब चीज़ कर रहे हैं, ये सब चीज़ चलती है। हमें लगता है कि मतलब लोगों को लग रहा होगा कि ये सब बाहर ही चल रहा है, मगर भारत में भी चल रहा है। जैसे अभी सुना होगा कि BBC की एक रिपोर्ट आई है, वो लोग इंस्टाग्राम पे चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ मटेरियल का एड्स रन हो रहे थे, उन्होंने उन पर पूरा इन्वेस्टिगेट कर रखा है। अब सब चीज़ें भारत में ही हो रही है। तो अब चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ हो रहा है तो मान लीजिए बच्चे अड़ोस पड़ोस के ये उनको धमका फुला के उनको फिर बोल रहे कि कहीं बताना मत, आपको मार दूंगा या फिर कुछ ऐसा कर दूंगा, या फिर जो किडनैप हो रहे हैं फिर उनके साथ कुछ गलत हो रहा है, ये चीज़ें भी भारत में भी चल रही है। तो मैं तो ये कहूँगा यार, आप
लोगों को देखिए, उन्होंने बच्चों को कंटेंट बना रखा है इंस्टाग्राम पे। बिल्कुल, नहीं लिटरल सही कह रहे हो। हाँ, और तो आपके फिर उनको क्या चीज़ पसंद है, कहाँ वो जा रहे हैं, कहाँ रह रहे, आप अपना घर बता रहे हो, किस एरिया में रह रहे हो वो पता लग रहा है, सिटी को टैग कर रहे हो। किसी को मतलब मुझे उठाना होता है यार, ज़्यादा डाटा तो मुझे कोई ढूंढना ही नहीं है, आपने पूरे पेज पे दे रखा है अपने। और इंस्टा जो सोशल मीडिया का यूज़ करके भी आपकी डिटेल्स निकाली जा सकती है, सारी डिटेल्स निकाली जा सकती है। लोगों को पता नहीं कि किस हद तक डेटा देना होता है। इतना भी मत दीजिए कि लोग आपके घर तक आगे पहुंच सकें। कई बार आपने सुना भी होगी किसी की, जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं उनके आप घर का वीडियो वगैरह बना रहे थे, कई बार उनको घर की खिड़की से बाहर का एरिया दिख जाता है। तो फिर ऐसा सुना है कि मैंने, उसने एक फॉलोअर आया, उसने घर के बाहर से उनकी खिड़की का फ़ोटो लिया और उनको डीएम किया, आई कॉट यू। तो यार नॉर्मल लोगों के साथ हो रहा है, ये सब बड़े लोग हैं इनको तो हो रहा है, मगर छोटे बच्चों को भी धोखा है उसमें। उनके फंसाना होता है, और आप कौन सी कैडबरी पसंद है, उनको कौन सा चॉकलेट पसंद है वो बता रहे हैं। बिल्कुल, एक बच्चा है वो इतने मतलब उनके साथ ये सब चीज़ हो रही है, तो ध्यान रखा जाए, स्पेसिफिक मतलब स्पेशल बच्चों की प्रोटेक्ट किया जाए उन लोगों को, क्योंकि उनको बहकाना आसान होता है आजकल। उनको पता नहीं होता कौन अच्छा है क्या नहीं है। हम छोटे 6-7 साल के बच्चों को क्या ही पता होगा, स्कूल जा रहा है तो वहाँ से उठा लेते हैं, घूम रहा है कहीं मेला फुसला के उठा ले जाते हैं। फाइन सौरभ, अब टेलीग्राम पे भी आते हैं कि टेलीग्राम भी मतलब कहा जाता है कि सारा इलीगल एक्टिविटीज़ का हब बना हुआ है। तो टेलीग्राम कहाँ आपको दिखता है व्हेन इट कम्स टू इलीगल एक्टिविटीज़, और डार्क वेब कहाँ तक सपोर्ट करता है? ये इक्वल टू डार्क वेब भी है टेलीग्राम भी। ओके, वहाँ पे भी फिर जो लोग होते हैं ना, कई बार मतलब वो तो अनोनिमस रहने के लिए मान लीजिए कुछ ईमेल सर्विस वगैरह यूज़ कर लेते हैं, फिर डार्क वेब पे उसका एक्सेस करते हैं, या फिर अपने टेलीग्राम चैनल का या फिर अपने अकाउंट का लिंक दे देते हैं, आप यहाँ पे मुझे पर्सनली मैसेज करो, वहाँ पे बात करते हैं। टेलीग्राम पे भी जो अभी भारत में जो चल रहा है, जो एड्स रन हो रहे थे, उन पे क्लिक करो तो टेलीग्राम पे लेके जाते हैं हमें। डार्क वेब पे जो एड्स थे, ना जो इंस्टाग्राम पे चल रहे थे ना, जो रिपोर्ट में आया था, तो वो टेलीग्राम पे लेके जा रहा था। तो वो जो कंटेंट है वो टेलीग्राम पे वो लोग शेयर कर देते हैं, बेचते हैं, वो चल रहा है। फिर जो वायरल वीडियोज़ वगैरह होती है काफ़ी सारी, आप इंस्टाग्राम पे चलता है तो वो लिंक्स वगैरह बायो में डाल देते हैं और टेलीग्राम पे लेके जाती है। फिर जो डाटाबेसेस है, मैंने तो अपना देखिए सर, जैसे मान लीजिए 90% डाटाबेस मैंने बस टेलीग्राम से डाउनलोड कर रखा है। जो ब्रीस्ट कंपनी के डाटाबेसेस आते हैं, मैंने 90% टेलीग्राम से डाउनलोड कर रखा है। डार्क वेब तो मैं तब जाता हूँ जब मुझे टेलीग्राम पे कुछ नहीं मिलता, तब जाके एक्सेस करता हूँ मैं डार्क वेब, वरना तो जाता भी नहीं है। तो इतना खतरनाक है टेलीग्राम? हाँ, टेलीग्राम है। अभी क्लेम तो कर दे कि लोग मतलब उन्होंने काफ़ी लाखों वीडियोज़ या फिर चैनल्स वगैरह जो बैन कर रखे हैं, मगर वो बनते रहते हैं। इंसान जब तक जिंदा है, वो टेलीग्राम मतलब जो एडमिन है, जो बना रहे, वो जब तक बाहर है तो चैनल्स वेबसाइट्स वगैरह बनती रहेंगी। जो मैं बता रहा हूँ आपको डाटाबेसेस वाली, FBI ने मतलब अब तक सैकड़ों बार उसकी वेबसाइट्स सीज कर रखी है, उसके डोमेन सीज कर रखे हैं, हर बार नहीं बन जाती है। मैं आज देख रहा हूँ या कोई एक डोमेन पे बना रखा है, एक हफ्ते बाद बन जाता है, मुझे 3-4 दिन बाद टेलीग्राम पे लिंक मिल जाती है, नया अकाउंट हमने नया लिंक चालू कर दिया, विजिट करो। क्या डार्क वेब पे जाते हुए कभी डर लगा? सर अब तक तो नहीं लगा कभी, मतलब जो भी चीज़ें, मतलब जब वो लिंक एक्सेस कर रहा था मैं डायरेक्टरी में से, तो भी जब वो थोड़ी बहुत डिस्टर्बिंग चीज़ें आई है, बस वही है, क्योंकि बस वो भी अचानक से मेरे सामने है, क्योंकि लिंक्स जो होती है हम पता नहीं लगा सकते कि वो क्या कंटेंट होगा इसके पीछे। अभी जैसे मान लीजिए हम नॉर्मली भी सर्च करें तो हमें पता लग जाता है कि डोमेन क्या है, URL में पता लग जाता है कि इसमें हेडिंग क्या रखी है, उसमें कुछ पता नहीं लगता। तो लिंक हमें किस कंटेंट पे लेके जाएगी हमें कुछ नहीं पता होता। जो डार्क वेब के लिंक्स हैं सौरभ, क्या वो हमारे ब्राउजर पे किसी और ब्राउजर पे चल जाएंगे? नहीं सर, उसके लिए हमें टॉर नेटवर्क या फिर जो टॉर ब्राउजर आता है उस पर ही खोल पाएंगे, वरना हम नॉर्मल डार्क वेब के लिंक्स मान लीजिए कॉपी करके क्रोम वगैरह में पेस्ट कर लेंगे तो वो बता देगा पेज नॉट फाउंड, या फिर क्वेरी वगैरह कुछ गलत है बोल देगा। ओके, टॉर की बात करते हैं, टॉर से ही एक्सेस होता है, कोई और तरीका भी, मतलब कोई और भी ब्राउजर इसके अलावा यूज़ कर सकते हैं? हाँ, अभी जो फेमस तरीका है वो टॉर ब्राउजर ही है। मुझे लगता है 2 और भी तरीके हैं, मगर मैंने कभी उसको एक्सप्लोर नहीं किया। तो मुझे भी बस यही पता है कि टॉर नेटवर्क से कनेक्ट कर लो या फिर ब्राउजर से यूज़ कर लो, हम वहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं डार्क वेब। मोबाइल से भी एक्सेस होता है? हाँ, मोबाइल में भी आता है, प्ले स्टोर पे हम चले जाए तो ब्राउज़र मिल जाता है, वो उसको इंस्टॉल करके उस पर देख सकते हैं। मगर खतरा ये होता है कि कई बार लिंक्स वल्नरेबिलिटीज़ वगैरह होती है, अगर खोल दे तो मोबाइल हैक या फिर लैपटॉप वगैरह हमारा डिवाइस हैक होने के भी चांसेस होते हैं। मैं अगला यही क्वेश्चन आपसे करने वाला था सौरभ, कि क्या जैसी बात होती है कि अरे डार्क वेब पे लिंक एक्सेस कर लिया, और अगर कोई सच्ची में कुछ ऐसा लिंक हो जो हैक कर सकता है, तो क्या सिस्टम का वेबकैम हुआ या माइक्रोफोन हुआ या हमारा कुछ ऐसा वो हैक हो सकता है पूरा? हाँ बिल्कुल, क्योंकि ब्राउज़र बन रहा है तो वल्नरेबिलिटीज़ भी आती है, और लोग 0 डे वल्नरेबिलिटीज़ भी डार्क वेब पे बेची जाती है, तो टॉर पे भी आती होंगी। जो बन रखा है वो फायरफॉक्स इंजन पे, उसका भी
वल्नरेबिलिटीज़ होती है, तो वो एक्सप्लॉइट कर लेंगे और हमारा वेब कैम माइक वगैरह एक्सेस हो ही जाता है। और क्या क्या हैक हो सकता है अगर पीछे बैठा हुआ बंदा डार्क वेब, मतलब कोई एक डार्क वेब पे एक्सेस कर रहा है बंदा, और वो सामने कोई हैकर उसको दिख गया, या उसको नहीं पता कि वो हैकर है लेकिन उससे वो कनेक्ट कर गया, लिंक विंक पे आ गया, उससे बात कर रहा है, वो क्या क्या हैक कर सकता है? तो हमारा पूरा डिवाइस ही हैक हो जाएगा। फिर उसमें तो स्टोरेज वगैरह भी आ सकता है, हम रिमोटली वो स्टोरेज वगैरह, मान लीजिए अगर ब्राउज़र को हमने अपने स्टोरेज की परमिशन दे रखी है तो वो ब्राउज़र से भी एक्सेस कर सकता है हमारा स्टोरेज पूरा उसमें। डिवाइस? पूरे डिवाइस को। तो फिर मान लीजिए ऐसा कुछ रैट वगैरह इंस्टॉल करा ले, रिमोट एक्सेस ट्रोजन, जिसमें पूरा डिवाइस कंट्रोल हो सकता है, तो वो इंस्टॉल हो गया तो फिर डिवाइस भी एक्सेस कर सकता है। तो ब्लैकमेलिंग नहीं हो सकती इस तरीके से? हाँ सर, अगर अपने मोबाइल में हमने कुछ ऐसा कंटेंट रख रखा है, या फिर कई बार लोग अपनी प्राइवेट वीडियोस फोटोज वगैरह रखते हैं, तो उसका एक्सप्लॉइट कर सकता है वो। तो सौरभ, क्या जब डार्क वेब बंदा एक्सेस करता है, क्या वो ट्रैक हो सकता है कि कौन बंदा एक्सेस कर रहा है? नहीं, हमें बस मान लीजिए उसका IPDR भी निकाल लें तो बस इतना ही पता लग जाएगा कि कुछ ऐसे डार्क वेब IP पे गया है, मगर उसके पीछे उसने क्या वेबसाइट एक्सेस कर रखी है ये सब चीज़ें हमें नहीं पता लगेंगी। ओके, तो मतलब किसी भी तरह से नहीं पता लगता? कुछ होंगे तरीके, मुझे तो पता नहीं है अभी तक। जब इसमें मान लीजिए कभी कुछ आ जाए, ऐसा कुछ इन्वेस्टिगेशन वगैरह कभी फ्यूचर में इन्वॉल्व हो जाऊँ तो पता लग जाए ऐसा कुछ, या फिर अमित सर कुछ बता दें मुझे तभी पता लगेगा, वरना अभी तक तो कुछ पता नहीं। क्या चीज़ आपको सबसे ज़्यादा शॉकिंग लगी डार्क वेब पे? तो जो सबसे पहले गया था तो वही था कि डाटाबेसेस इतने मिल रहे हैं मुझे। एक तो मतलब थोड़ा मज़ा भी आता था डाटाबेस वगैरह देख के, या मतलब राजा फीलिंग करता था कि अब सब डाटाबेस है वगैरह। तो वो एक था कि मज़ा डाटाबेस देखने में आता था। और शॉकिंग चीज़ तो यही थी जो रेड रूम्स वगैरह है या फिर CSAM कंटेंट है, वही शॉकिंग चीज़ कि आपने कहा डेटाबेस देखने मज़ा आता था, तो डेटाबेस का आप करते क्या थे? तो मैं मतलब लोगों के नंबर्स वगैरह निकालना, ये सब चीज़ें करता था, उसमें मज़े में निकाल देता था लोगों के। जब फाइनल ईयर में था कॉलेज में, तो दोपहर के टाइम मेरे पास काफ़ी टाइम होता था, तो कभी बोर हो रहा हूँ तो लोगों के नंबर निकाल लेता था, जिनके भी मान लीजिए कभी कभी काम होता हो, या फिर जो फेमस लोग हैं तो देखता था नंबर निकाल के उनके। बस किन किन के नंबर निकाले? शुरुआत तो एक नॉर्मल इंसान से ही हुई थी, मतलब अगर उस दिन वो चीज़ नहीं होती तो थोड़ा डिले हो जाता, मगर निकाल तो सकता था। फिर एक साइकेट्री थे, तो फाइनल ईयर में सर मैं ना अपने ख़ानदान का एक ऐसा इंसान हूँ जिसने NIT भी देखी है, डार्क वेब भी देखा है, डेटाबेस भी देखा है और साइकेट्री भी देखा है। ओके, साइकेट्रिस्ट भी देखा? हाँ, साइकेट्री और साइकोलॉजिस्ट दोनों भी देखा है। तो 30 जनवरी 2025 के दिन मैं साइकेट्री के पास गया, तो वहाँ से ना साइकेट्री से मिलने से पहले ना एक इंटर्न बैठते थे, गर्वित सर नाम है उनका, तो उनसे बात करते थे कि यार जो पिछली दवाइयाँ वगैरह दी रखी है हमने, तो कैसे काम कर रही है, आपके असर कुछ हो रहा है नहीं वगैरह, सब बात वगैरह करके फिर डॉक्टर के पास लेके जाते थे, और वो फिर डॉक्टर से बात करते थे कि ऐसे ऐसे हो रहा है, फिर वो डिस्कस करके मुझे दवाइयाँ देते थे। फिर उस दिन उन्होंने मुझे बोला कि यार कभी आपको मान लीजिए कभी कुछ ज़्यादा तकलीफ वगैरह हो तो आप इमरजेंसी में आ सकते हैं, आपको यहाँ पे मदद मिल जाएगी। मैंने कहा सर ऐसे तो कभी नहीं, मतलब आऊँगा या नहीं पता नहीं, आप मुझे अपना नंबर दे दीजिए, मैं कॉन्टैक्ट कर लूँगा। फिर उन्होंने कहा सौरभ जी हम नंबर तो नहीं दे सकते क्योंकि लोग परेशान वगैरह कर देते हैं, हमें कई बार 10-11 बजे रात में फ़ोन करते तो परेशानी होने लगी, तो अब हमने नंबर देना बंद कर दिया। मैंने कहा ठीक है सर। फिर वापस कॉलेज में आया, 1-2 वगैरह कुछ अपने काम वगैरह थे वो करे। फिर शाम के टाइम जब मैं इंस्टा वगैरह रील्स देखने लग गया अपना, तो मुझे अचानक से याद आया जब पहली बार मैं सर से मिला था तो उन्होंने मेरे साथ एक PDF शेयर करी थी, तो वो PDF उन्होंने मेरे साथ ईमेल पे शेयर करी थी। तो मेरे पास उनका ईमेल था, तो मैंने HIBP पे सर्च कर लिया, तो पता लगा कि वो बोट कंपनी में ब्रीच हुआ है। ओके। और जो पहला सबसे डाटाबेस में पीछे लगा था, जिस डाटाबेस के पीछे, वो भी बोट का ही था। ईमेल से आपको पता लग गया कि ये ईमेल जो है बोट डेटाबेस की ब्रीच का पार्ट है? हाँ। ओके। हम मतलब ऐसा नहीं है कि हम बस मुझे अपना ईमेल पता हो तो मैं पता लगा सकता हूँ, उस HIBP पे जाके किसी का भी ईमेल पता हो तो सर्च कर सकते हैं वो कहाँ ब्रीच हो सकता है, ब्रीच हुआ है। तो वो मुझे पता लगा बोट में ब्रीच हुआ है। तो फिर मेरे पास डाटाबेस था, मैंने खोला, देखा इसमें कुछ 120 फाइल्स पड़ रखी है अलग अलग, एक एक करके देखने लग गया तो टाइम लग जाएगा। कितना ईमेल्स होंगी उसमें 70 लाख ईमेल्स कुछ तो थी। 70 लाख? हाँ। फिर उसमें लोगों 70 लाख में से एक का डेटा आपको चाहिए था? हाँ, उसमें मुझे एक का नंबर चाहिए था बस। फिर उसमें लोगों के मतलब उस कंपनी के हेडफोन्स वगैरह डिलीवर करते तो उनके एड्रेस, उनके मोबाइल नंबर, ईमेल्स वगैरह सब थे। तो अब 120 फाइल्स में तो मैन्युअली सर्च करने लग जाओ तो वही काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो मैंने ChatGPT से कोड लिखवाया, बोला कि भाई मेरे पास 120
फाइल से एक पूरा 12 GB का डाटा है, मुझे इसको 2 फाइल्स में कंबाइन करके दो 6-6 GB के। तो उसने ऐसा करके दे दिया। मैंने फिर उन फाइल्स में सर्च किया, दूसरे फाइल में मुझे उनका नंबर मिल गया। फिर वो मैंने कुछ रात के 10:30 या फिर 10 बजे के करीब उनको फिर मैसेज किया। तो अगर आपने ये मूवी देखी हो मुझसे शादी करोगी, तो उसमें अक्षय कुमार की जब एंट्री होती है तो बोलता है नमस्ते, मैं क्या नमस्ते अंकल जी। तो वो जिफ मैंने सर्च किया तो उसमें था नमस्ते लिखा हुआ था। तो वो जिफ में उनको भेजा और लिखा सौरव काम्बले है, और यही लास्ट मैसेज है, परेशान नहीं करूँगा आगे। हाँ, तो अब मैं वेट कर रहा हूँ उनका रिप्लाई वगैरह कुछ आए कि सौरव जी अपने नंबर कैसे निकला, ये कैसे मिला वगैरह कुछ, पर उनका रिप्लाई ही नहीं आया मुझे। एक दिन 2 दिन उनका कुछ रिप्लाई नहीं आया। फिर जब अगली बार गया तो सर थे ही नहीं, सब छुट्टी पे थे उस दिन। फिर जब दूसरी बार गया विजिट में, मार्च के टाइम गया था, तो उनसे बात, पहले तो वो थे नहीं वहाँ पे, मैंने बस डॉक्टर से वगैरह बात करके आया। फिर देखा उनके कैबिन में तो वो थे, मैं फिर चला गया अंदर, उनको देखा, प्रिस्क्रिप्शन वगैरह था, उन्होंने देखा, बात वगैरह की। फिर लास्ट में मैंने पूछा सर जब मैंने आपको आपका नंबर निकाल के मैसेज किया तो आपका रिएक्शन क्या था? तो वो बड़े नाराज से बोले गए सौरव जी मैं तो किसी को ऐसा नंबर देता नहीं यार, अगर आपको पता नहीं कहाँ से मिल गया, चलिए ठीक है आप कर लीजिए कॉल वगैरह। मैंने कहा सर आप इतना क्यों नाराज़ हो रहे हो, मैंने आपका नंबर डार्क वेब से निकाला है। तो फिर थोड़ा हंसे, चेहरे पे मुस्कान आई उनके, कैसे निकाला? मैंने कहा सर आपने ईमेल पे PDF शेयर करी थी, मैंने उसको हैव बीन पॉन्ड पे सर्च किया, पता लगा बोट में ब्रिज हुआ है, उनको फिर मोबाइल में दिखाया डाटा, वो देखने लगे जूम वगैरह करके, सब लिख रखा है। बोले मुझे या मैं उसके फ़ोटो वगैरह लिया, मैंने कहा सर फ़ोटो शेयर कर देता हूँ आपके साथ। फिर उनको फ़ोटो शेयर करी। तो वो पहला केस था कि जब मैंने किसी का नंबर निकाला हो। आपने सौरभ, मैंने आप मुझसे मिले तो मैंने कहा आप नंबर मांग रहे थे, तो मैंने कहा आप निकाल लेना, तो आपने कैसे मेरा नंबर कैसे निकाला वो भी बताओ। हाँ सर, मैं मतलब उस वक्त तो काफ़ी अच्छा हो गया था, क्योंकि 1 साल हो गया तो काफ़ी आइडिया था। आपने बोला मैं तो पहले शुरुआत करता हूँ क्या मैं आपकी जानकारी मेरे पास क्या क्या है। तो उस दिन तो बस आपका नाम पता लगा, नोएडा में इस ऑफिस में आप बैठे हैं और इस कंपनी में काम करते हैं, तो इतनी चीज़ें थी। तो मैंने तो पहले सर्च किया कि नाम से सर्च कर लिया आपका अयाज फारूकी, डाटाबेस में वगैरह सर्च किया, काफ़ी सारे नाम आ गए। मैं अब एक एक सर्च करता बैठता तो टाइम लग जाता। फिर मैंने गूगल सर्च किया, आपके बारे में कुछ जानकारी वगैरह मिलने लगी। फिर एक दूसरे पेज पे पता लगा कि आप इससे पहले एक और न्यूज़ चैनल में काम करते थे। तो नाम तो दिखा मुझे पहले शुरुआत में, मेटा डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट के नाम दिखा कि अयाज फारूकी के नाम दिख रहा है। मैंने क्लिक किया तो उसमें आपका प्रोफाइल तो उन्होंने शायद हटा दी थी, मगर जो आपने ब्लॉग्स वगैरह लिख रखे थे उस पर, तो उसके फ़ोटो थी आपकी। तो इतना तो कंफर्म हो गया कि आप इस चैनल में काम करते थे। ठीक है, फिर अगली पेज में एक वेबसाइट के मेटा डिस्क्रिप्शन में मुझे आपका उस कंपनी का ईमेल दिखा, कंपनी के डोमेन के साथ। तो मैंने वो खोली, PDF थी कुछ, उसमें काफ़ी सारे जर्नलिस्ट के नंबर्स, ईमेल्स वगैरह थी उनके। तो साथ में आपका पर्सनल ईमेल भी था उस पर। तो पर्सनल ईमेल बस मैंने डाटाबेस में सर्च किया, आपका नंबर मिल गया। तो 10 मिनट लगे इसमें। कुछ कितना टाइम लगेगा किसी का भी नंबर निकालने में? किसी का भी नंबर निकाले सर, मैंने अभी तक तो मिनिमम 5 मिनट में निकाला है, और मैक्सिमम मुझे 1 घंटा लग जाता है ज़्यादा से ज़्यादा। तो किस का नंबर? आपने मुझे बताया कि आपने धोनी का नंबर निकाल के भी उनको मैसेज किया था। हाँ सर, अभी 7 जुलाई को तो बर्थडे था, तो मैंने सोचा नंबर है कुछ करके देखता हूँ। तो कैसे निकाला धोनी का नंबर? धोनी का नंबर सर उनके साक्षी जी के नाम से निकाला। मैंने पहले तो ट्राई किया था कि MS धोनी के नाम से वगैरह कुछ मिल जाए, पर कुछ मिला नहीं। तो साक्षी जी का नंबर वगैरह साक्षी जी के नाम से सर्च करने लग गया, फिर उनका ईमेल मिला, फिर उनके ईमेल से आगे मिलता गया, उनका नंबर मिल गया फिर उसी से, साक्षी जी के ईमेल से। तो कैसे मिला वो प्रोसेस बताइए, कहाँ ढूंढा? क्या इतना आसान था नंबर मिल जाना? नंबर मिलना आसान है, उसको ढूंढना मुश्किल है। कैसे ढूंढा? तो पहले तो बस डाटाबेस में जो है मेरे पास, मैं अभी तो कर रखा है कि मैंने पूरे डाटाबेस में एक सर्च क्वेरी डाल देता हूँ, मेरे पास सामने आ जाता है। फिर देखता हूँ कि यार ये नाम मैंने सर्च कर रखा है साक्षी धोनी, तो फिर उनका ईमेल क्या हो सकता है। कुछ ईमेल्स वगैरह मिली, तो मैंने ईमेल देखा, उसका प्रोफाइल पिक्चर में साक्षी जी का फ़ोटो था। अब ये तो है कि लोग धोनी के फ़ैन है, मगर फ़ोटो साक्षी जी का कोई नहीं रखेगा तो धोनी का रखेगा, वो भी इंडियन जर्सी वाला है, फिर चेन्नई की जर्सी वाला। तो इतना तो कंफर्म था कि ये ईमेल इन्हीं का है। फिर उसी ईमेल से उन्होंने शायद कहीं पे भी पहले या फिर कुछ धोनी जी का नंबर वगैरह यूज़ कर रखा था, तो वो नंबर मुझे मिला। फिर नंबर भी ट्रू कॉलर पे सर्च किया तो मुझे फिर जो डाटाबेस में मिला था वो एड्रेस आ रहा था उनके रांची के फार्म का। तो मैंने पहले तो सर्च किया कि उनके रांची के फार्म हाउस का क्या एड्रेस आ रहा है, तो वो दिखा 2-3 नंबर्स उसमें थे, तो 1-2 नंबर्स मैंने चेक कर लिए, और UPI पे भी दिखा रहा था उनका नाम। पहले तो लगा नहीं था कि ये लोग UPI यूज़ कर देंगे, तो UPI पे तो मिला मुझे।
उनका नाम वगैरह दिखा, महेंद्र सिंह धोनी दिखा, तो उससे कंफर्म हुआ कि ये धोनी जी का नंबर है। और धोनी का नंबर निकाल लिया। हाँ, धोनी का नंबर निकाला और फिर सोचा यार नंबर निकाल के रख रहा हूँ, बस कुछ तो करो। फिर उनके बर्थडे के दिन मैसेज किया, हैप्पी बर्थडे माही भैया, फिर हाँ जन्मदिन की बधाई हो माही भाई वगैरह से लिख के भेजा था। तो और कुछ भी ऐसा किया हो, किसी को बताओ कि यार मैंने डार्क वेब से नंबर निकाला, और किसी की स्टोरी, किसी को मैसेज किया हो? मैसेज मतलब नंबर निकाल के तो रखता हूँ, मगर मैसेज नहीं करता, या फिर कर भी दिया तो ना बताता नहीं कि डार्क वेब से वगैरह, क्योंकि लोग डर जाते हैं डार्क वेब पे जानकारी है मेरी वगैरह, ऐसा कुछ डर आजकल जाते प्रोटेस्ट बड़ा चल रहा है, पता नहीं बाहर लोग कह रहे धर्मेंद्र प्रधान का नंबर मिलेगा कि नहीं मिलेगा आपके पास, तो क्या उनका भी निकाला है? हाँ मिला था उनका भी उनका भी है नंबर। कैसे निकाला? सर एक डाटाबेस है, उसमें ना मतलब सारे कॉर्पोरेट इंडस्ट्री का मुझे नंबर मिल जाता है, काफ़ी लोगों के CEO CTO जो है उनके नंबर्स पड़े हैं। तो मैंने बस ऐसे ही एक दिन मैंने सोचा यार मिनिस्टर्स के नंबर मुझे वैसे भी कंफर्म करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो उसमें क्या है ना, लोगों ने जब वो ऐप इंस्टॉल करी थी तो लोगों ने अपने कॉन्टैक्ट्स का परमिशन भी दे रखा था उसमें। ठीक है। तो लगभग 45,000 लोगों ने उसमें अपने कॉन्टैक्ट्स से परमिशन दे दिए थे, जिसमें मुझे 2.5 करोड़ नंबर मिले हैं, जिसमें से 1.5 करोड़ नंबर्स यूनिक थे। ठीक है, तो उसमें बस मैं सर्च करता हूँ, मिनिस्टर मैंने सर्च करना शुरू कर दिया, क्योंकि लोग क्या करते हैं ना, आप नंबर भी देखो तो ऐसे सेव करते हैं, मतलब किसी आपका नंबर किसी ने सेव कर रखा हुआ अयाज फारूकी जी न्यूज़ या फिर स्विच ऐसे करके सेव करते हैं। तो उनका भी ऐसा ही था, धर्मेंद्र प्रधान पेट्रोलियम मिनिस्टर, पहले वो पेट्रोलियम मिनिस्टर थे, तो उससे मैंने बस मिनिस्टर सर्च किया था वर्ड, तो वहाँ पे उनका नंबर मिला था। ओके, और किसका नंबर? और तो मतलब उनका अभी तो नहीं बताएंगे, मगर नाम बता देता हूँ किन किन के निकाला है। अमित सर का दूसरा था, उनका मतलब पहले जो थे गर्वित सर थे, तो दूसरा नंबर जो निकाला था वो अमित दुबे सर थे। फिर बाद में सौरभ द्विवेदी सर, फिर नीता अंबानी। सौरभ द्विवेदी का कैसे निकाला? उनका और क्यों निकाला, क्यों निकालना पड़ गया? उनका जो था मतलब मैंने तब वेबसाइट भी बना रहा था मैं, मेरी वेबसाइट मुझे था कि यार प्रमोशन वगैरह भी कुछ कर लेते हैं, तो उनका नंबर उनको मेल किया, उनको करना चाहता कि मेल सर मैंने ऐसी वेबसाइट बना रखी है, मैं पॉडकास्ट करना चाहता हूँ आपके साथ। मैंने कहा ट्राई करके देखते, लगा नंबर तो लगा, वरना तो ना ही है, ट्राई करूँगा तो कुछ हो नहीं रहा, ट्राई करता हूँ तो फिर भी नहीं होगा, मान लीजिए 0.001% चांसेस है कि वो हाँ बोले या फिर ना बोले, और तब तो कंफर्म ही है ना बोलेंगे तो उसी वजह से उनका नंबर निकालना था। तो सर्च किया कि उनका, मेरे पास ट्विटर का भी डाटाबेस था, तो ट्विटर तो वो भी यूज़ कर रहे हैं, तो मैं देखते हैं, फिर मैंने डाउनलोड किया उनका ट्विटर का डाटाबेस और उसमें उनका ट्विटर का यूज़र नेम सर्च कर लिया, तो वहाँ पे उनका ईमेल मिल गया। फिर ईमेल को वही हैव बीन फाउंड पे सर्च किया और उनका नंबर मिल गया था। तो पहले तो मैंने फिर इज़्ज़त के साथ उनको पहले ईमेल पे मेल किया था, बाद में फिर नंबर वगैरह सब हुआ, तो अगली बार बताते हैं, उसकी पूरी कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ठीक है, अगली बार छोड़ के जा रहे। और ये तो रहे, अमित भाई का नंबर कैसे निकाला? अमित सर का नंबर मैं 2 बार निकाल चुका था। अच्छा। पहली बार ये था कि मुझे कंफर्म नहीं हुआ था कि ये उन्हीं का नंबर है, तो पहले ट्राई किया था, आप भी के पॉडकास्ट पे मुझे अमित सर का पता लग गया था। हाँ, तो उन्होंने ना आपके पॉडकास्ट पे ईमेल दिया था अपना, साइबर दुबे 01 या 02 वगैरह करके था। मैंने तो पहले देखते यार ये सर्च करके, तो सर्च किया तो कहीं पे भी ब्रीच हुआ नहीं था। फिर उन दिनों ना उन्हीं की किताब पढ़ रहा था मैं, द हिडन फाइल्स नाम की वो किताब थी, तो उनमें एक केस सॉल्व किया था फेसबुक के ज़रिए। तो कोई उन्हीं का पति महिला को उसको डिवोर्स वगैरह चाहिए था, तो वो फेसबुक पे फेक अकाउंट बना के उसको हरास कर रहा था, तो उन्होंने उसका फेसबुक का यूज़र नेम पे फॉरगॉट पासवर्ड डाल के लास्ट की 2 डिजिट्स वगैरह पता करके तो ऐसा सॉल्व किया था। तो मैंने ट्राई किया, फेसबुक पे किया ट्राई, तो शायद आया नहीं था उस टाइम पे उनका नंबर, और कहाँ मिल सकता है। फिर याद आया उनका जीमेल पड़ा है, तो उस पर भी दिखा देता है करो तो आप लास्ट के 2 आंकड़े पता लग जाते हैं, तो पता लग गए। फिर मेरे पास उनकी 3 डिटेल्स आ गई, नाम अमित दुबे, रहते कहाँ है नोएडा, और 2 आंकड़े लास्ट के। तो बस इन्हीं की वजह यही डाटा मुझे मिला, और उस सर्च किया, सोचा कहाँ मिल सकता है मुझे अब ये। तो मेरे पास कुछ फाइल्स थी नोएडा के सिटीजन्स की सारी, मतलब उनके काफ़ी सारे नंबर्स है उसमें। तो फिर उसमें पहले तो मैंने सर्च किया, बोर्ड के डाटाबेस में सर्च करना चाहा। मैंने कहा इंसान है, कभी ना कभी तो बोर्ड का कुछ मंगाया होगा, मगर जब मैंने सर्च किया भाई 1000 रिजल्ट्स आ रहे हैं। अमित दुबे के नाम से ही सर्च किया, बस 1000 रिजल्ट्स आ रहे हैं। अब एक एक करके देख तो नहीं सकता कि अमित दुबे आ रहा है, नोएडा में रह रहा है, लास्ट के 2 आंकड़े ये हैं, तो ये काफ़ी पॉसिबल नहीं था। फिर याद आया कि नोएडा के भी फाइल्स है, तो उसमें सर्च करने लग गया कि अमित दुबे और लास्ट के 2 आंकड़े, तो एक जगह मैच हुआ, मगर क्या हुआ ना, उसमें जो उनकी जो बर्थ डेट आ रही थी ना वो मिसमैच हो रही थी। अच्छा, लोगों की बर्थ डेट भी पता है आपको? हाँ, उसमें बर्थ डेट्स भी लिखी हुई थी।
तो वो मिसमैच हो रही थी क्योंकि सर ने आप ही के पॉडकास्ट में ना कुछ अलग डेट बता रखी थी और फेसबुक पे जाके देखा तो वहाँ पे भी जो पॉडकास्ट में बता रखी थी वो थी और ये मिसमैच हो रही थी। मैंने कहा ये तो नहीं हो रहा, फिर उसको छोड़ दिया। फिर एक था डाटाबेस, उसमें 10 लाख लोगों का ही डाटा था, तो उसमें मैंने सर्च करना था, देखते यहाँ पे आया हो तो फिर उसमें सर्च करने लग गया। फिर वहाँ पे मिला, नाम मैच हुआ, एड्रेस मैच हुआ, लास्ट के 2 आंकड़े भी मैच हो रहे, मगर जो इनकम लिख रखी थी ना वो मिसमैच हो रही थी कि उसमें कुछ 7 लाख के करीब लिख रहा था। मैंने कहा यार सर के किताब पे वेब सीरीज़ भी बनी है, कॉर्पोरेट तो नहीं हो सकती। हाँ कॉर्पोरेट इन्वेस्टिगेशंस भी कर रहे हैं, फिर सेशंस भी करते हैं, तो इतनी तो कम नहीं हो सकती। और पहले कंपनी में जॉब भी कर चुके हैं, टेक महिंद्रा वगैरह में, तो इतनी कम तो नहीं हो रही। फिर वो छोड़ दिया। तो मैंने कहा अब क्या कर सकते हैं। फिर याद आया मेरे पास फेसबुक का भी डाटा है या फिर ट्विटर का भी डाटा। मैंने उस दिन पहली बार ट्विटर का डाटा फिर डाउनलोड कर लिया। उसमें उनका यूज़र नेम सर्च किया और वहाँ पे मुझे उनका ईमेल मिल गया। फिर ईमेल हैव आई बीन पॉन्ड पे सर्च किया और मेरे पास जो डाटाबेस था उसमें से उनका नंबर मिल गया। तो फिर बाद में मैंने उस टाइम पे तो उनको कुछ मैसेज वगैरह नहीं किया था। अच्छा, उनको एक्चुअली मुझे कांटेक्ट करना था, हमें उनको कॉलेज में सेशन देने के लिए इनवाइट करना था। तो पहले मैंने उनको जो साइबर दुबे मेल थी उस पर मेल किया था, कोई रिप्लाई नहीं आया। फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज किया, कुछ रिप्लाई नहीं आया। फिर फेसबुक पे मैसेज किया था, कुछ रिप्लाई नहीं आया। फिर मैंने कुमुद मैडम को मैसेज किया, एक बार बात कर लो सर से, हमारे कॉलेज में बुलाना है, उनका भी कुछ रिप्लाई नहीं आया। फिर जब मैंने उस दिन गर्वी सर का नंबर निकाला तो मुझे इतना तो कॉन्फिडेंस आ गया था यार नंबर निकाल सकते हैं, तो फिर जाके इस मेथड से उनका नंबर निकाला था। और किस किस के नंबर है सौरभ तुम्हारे पास, किस किस के निकाल सकते हो? और तो सर अगर मतलब बॉलीवुड एक्टर्स के भी आ जाते हैं उनके, तो कई बार लोगों के नंबर गूगल पे ही मिल जाते हैं, सही से सर्च कर लो तो गूगल पे भी मिल जाते हैं लोगों के नंबर्स। तो पूरी एक लिस्ट है बॉलीवुड की मेरे पास, मगर वो कंफर्म नहीं है मुझे, तो उसके बारे में किसी को बताता भी नहीं मैं, मगर वो एक लिस्ट है जहाँ पे बॉलीवुड एक्टर्स के नंबर्स है। फिर जो बिजनेसमैन्स है, जो CEO है, CTOs है, या फिर प्लेयर्स के कहीं पे ब्रीच हो रखा है तो नंबर निकाल वगैरह के नंबर भी आपके पास? हाँ मेरे पास नीता अंबानी जी का नंबर है, आकाश अंबानी जी का नंबर है, अनिल अंबानी उनका भी नंबर है, फिर आनंद महिंद्रा उनका भी नंबर है, सचिन तेंदुलकर, MS धोनी, रोहित शर्मा, इन लोगों के भी नंबर है। और ये सब नंबर आपने निकाले हैं? हाँ ये सब मैंने नंबर निकाला सर। मुझे और किससे नंबर मिलेगा इनका, ये भी तो है। तो कैसे निकाले इनके नंबर? चलो इनका तो मैंने मान लिया डेटा ब्रीच, हम बोट यूज कर रहा है कोई, लेकिन ये इन लोगों का कैसे निकाला? सर कुछ फाइल्स हैं, मतलब स्टेट स्पेसिफिक या फिर सिटी स्पेसिफिक फाइल्स रहती हैं, तो वहाँ पे मुझे मिल जाते हैं उनके कुछ। जैसे सचिन तेंदुलकर का नंबर जो था, उनका नंबर मुंबई का एक फाइल थी उसमें था, या फिर नीता अंबानी जी का, तो चलो डाटाबेस नहीं बताऊंगा उनका नंबर बदल देंगे फिर कोई काम का नहीं रहेगा नंबर उनका तो ऐसे मिल जाते हैं। मैं सोचता हूँ मतलब कहीं पे भी फिर KYC डॉक्यूमेंट्स में कहीं पे दे रखा है। तो जो अभी जो प्रॉक्सी अर्थ वेबसाइट बनी थी, काफ़ी पहले फेमस हुई थी, दिसंबर के करीब, नवंबर दिसंबर, जो उसका जो डाटाबेस था वो डाटाबेस भी है मेरे पास। तो पूरा 450 GB का डाटा है, जो सबसे बड़ा डाटाबेस है मेरे पास। तो वो है, उसमें मिल जाते जो पूरा नॉर्थ रीजन है भारत का, उसमें है काफ़ी लोगों के नंबर्स। तो सौरभ आपने कहा सभी पर्सनालिटीज़ के, जितने भी बड़े टॉप पर्सनालिटीज़ हैं उनके नंबर आपके पास है इंडिया में। मान लीजिए सचिन का आपने बताया, अंबानी का आपने बताया, और धोनी का आपने बता दिया कि इन सब के नंबर आपने निकाल लिए। इंटरनेशनली किन किन के नंबर आपने निकाले वो? इंटरनेशनली वैसे मैं तो ट्राई नहीं करता क्योंकि उनका कंफर्म करने का मेरे पास अभी तरीका नहीं, मगर मैंने ना मार्क जुकरबर्ग, बिल गेट्स, सत्या नाडेला, या फिर कुछ एक रैचल टोबैक नाम की है, एक सोशल इंजीनियर है, उनका नंबर वगैरह मिल गया है मुझे उनके। तो है, कुछ लोगों के निकल जाते हैं कई बार नगर। और जो ट्रम्प या फिर इलॉन मस्क है ना, उनके मुझे एक बार टेलीग्राम ग्रुप में किसी ने शेयर कर दिए थे, तो वो भी थे मैंने, हालांकि उस टाइम पे सेव नहीं कर रखे थे, मगर उनके भी नंबर्स आ जाते हैं। तो फिर कैसे नंबर निकले? जुकरबर्ग का नंबर हो गया, बिल गेट्स का कैसे निकाले? सर जुकरबर्ग का तो उसी के कंपनी के डाटाबेस में मिल गया था। कैसे बताएं? एक बार मैं फेसबुक का डाटा चेक कर रहा था, मेरे पास हालांकि वो पहले से था, मगर मुझे पता नहीं था कि वो 2019 का ही डाटा है। मैं काफ़ी बार आ रहा था कि 2025 में भी कुछ ब्रीच हो रखा था, मैं वो सर्च कर रहा था। तो कई बार गूगल पे भी कुछ लिंक्स वगैरह कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाती, तो मैं ऐसे गूगल कर रहा था, तो रेडिट पे चला गया उससे, तो वहाँ पे किसी ने टिप दे रखी थी कि भाई इस वाले डाटाबेस में फेसबुक का जो है उसमें US के फोल्डर में जाओ, तो कुछ चौथे या 5वें फाइल में
फाइल के बीच में मिडल में आपको मार्क जुकरबर्ग का नंबर मिल जाएगा। तो वहाँ पे उसका वो नंबर था, तो वो नंबर मेरे पास है। फिर ऐसे ही फेसबुक वाले में ही फिर बिल गेट्स का मिल गया था। सर वो आपने बताया ये सब चीज़ बात हो गई कि इतने नंबर्स आपके पास हैं, डेटाबेस आपके पास भरी पड़ी हैं, लेकिन ये जो डेटाबेस ओरिजिनली आती हैं, ये जो हैकर्स होते हैं कहाँ से डेटाबेस को निकालते हैं, कैसे निकालते हैं? सर देखिए, कई बार ना जो कंपनी के सर्वर्स होते हैं सही से कॉन्फ़िगर नहीं होते, उनको वो लोग सिक्योर नहीं कर सकते। तो एक टर्म है गूगल हैकिंग या फिर गूगल डॉक्स, ठीक है। तो उसकी मदद से कंपनीज के वो डाटाबेसेस जिन्होंने सिक्योर नहीं कर रखे वो गूगल पे भी मिल जाते हैं, उनको सीधा फिर एक्सेस किया जा सकता है। तो लोग वहाँ से वो डाउनलोड कर लेते हैं, उसको कहते हैं डाटा लीक। ठीक है। और डाटा ब्रीच जो होता है कंपनी के सर्वर्स में, फिर वो लोग सर्वर की वल्नरेबिलिटी की वजह से फिर कंपनी का सर्वर हैक कर लेते हैं, फिर एम्प्लॉयज़ के क्रेडेंशियल्स चुरा के ऑनलाइन जहाँ पे मिल जाते हैं उससे वो लोग सर्वर एक्सेस करके उनका डेटा डंप कर लेते हैं पूरा, तो वहाँ पे मिल जाते हैं। तो डेटाबेस आए कहाँ से आपके पास सारे के सारे? वही है सर, डार्क वेब से ही आते हैं। डार्क वेब भी टेलीग्राम से मिल जाते हैं, डाउनलोड करके रख लेता हूँ, जिस दिन काम आया उस दिन खोल लेता हूँ उनको। सर डार्क वेब पे कहते हैं कि फेक पासपोर्ट वगैरह भी अवेलेबल होते हैं और वो एज अ बिल्कुल जेन्युइन तरीके से यूज़ होते हैं। हाँ, बताना भूल गया, उनकी भी वेबसाइट्स बनी हुई है। वो लोग फेक ड्राइविंग लाइसेंस, फेक पासपोर्ट, फिर फेक डॉक्यूमेंट्स वगैरह बना लेते हैं, तो वो भी डिलीवर वगैरह कर देते हैं। उनमें भी फ्रॉड्स वगैरह होते रहते हैं, मगर आ जाते हैं पासपोर्ट्स वगैरह, या फिर क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड डेटा वगैरह आ जाता है उनका। फिर वो लोग ना कार्डिंग वेबसाइट्स नाम से वो वेबसाइट्स होती हैं, तो उसमें लोगों के क्रेडिट कार्ड्स की डिटेल्स शेयर कर देते हैं, बोलते कि भाई इस क्रेडिट कार्ड पे $1000 का बैलेंस है, आप हमें $200 दे दीजिए और बाकी का बैलेंस आप यूज़ कर लीजिए। फिर वो भी चाहे जो यूज़ कर लेता है उसको किसी जगह बिटकॉइन वगैरह खरीदने में यूज़ कर लेता है, या फिर कोई करेंसी ऐसे अनोनिमस करेंसी हो, गिफ्ट कार्ड्स वगैरह, उसके लिए यूज़ कर लेता है। ओके सौरभ, आपने डेटाबेस की बात की कि डेटाबेस आपके हाथ में, आपके पास है, तो ये सारे आपके लैपटॉप में या फिर आपने क्लाउड वगैरह पे कहीं सेव करके रखा? नहीं, क्लाउड पे तो सेव नहीं कर सकता और ना ही मेरे पास उतना अमाउंट है कि वो खरीद के रख सकूं क्लाउड। ओके, तो लैपटॉप में ही है मेरे पास। लैपटॉप में आपके पास है, मतलब आपके लैपटॉप में ऑलमोस्ट जिस मतलब हर किसी का फ़ोन नंबर पड़ा हुआ है, हर किसी का। एक तो फ़ोन नंबर की आपने बात की, क्या एड्रेस पासवर्ड्स भी आपके पास हैं इन लोगों के? हाँ हाँ, जो डाटाबेसेस ब्रीच होते हैं उनमें तो एड्रेस आ जाता है। जैसे बात बताऊँ तो मैं बिग बास्केट का जो डाटा है उसमें लोगों के सिटी का, घर का पता, उनका नाम, उन्होंने कितने रुपए का ऑर्डर किया हुआ है अब तक, क्या उनके पॉइंट्स रहे हैं, ऐसी चीज़ें आती है उसमें। उनके ईमेल्स भी है, उनके पासवर्ड्स भी है। कई बार ना कुछ डाटाबेसेस में पासवर्ड्स हैश फॉर्म में रखे होते हैं। ओके, अगर आप वीक पासवर्ड्स यूज़ कर रहे हो जैसे 1 2 3 4 5 या फिर अपने नाम से वगैरह, तो क्रैक हो जाते हैं। अगर कुछ ज़्यादा ही डिफिकल्ट वगैरह हो तो क्रैक करने में मुश्किल होती है। तो मतलब इन लोगों के पासवर्ड्स भी आप, मतलब कि अगर किसी का फेसबुक का पासवर्ड आपसे जानना कोई चाहे, या व्हाट्सएप वगैरह, इनका इंस्टा वगैरह का, ये सब के पासवर्ड्स भी आपके पास मिल जाए? हाँ, जो इनके डाटाबेसेस ब्रीच हुए होते हैं, या फिर कई बार क्या होता है जो हम इन्फो स्टीलर्स आते हैं काफ़ी, रेड लाइन इन्फो स्टीलर आप सर्च कर सकते हैं, और एक है रशियन इन्फो स्टीलर नाम से वगैरह, जो अगर हम किसी गलत सलत लिंक पे क्लिक कर जाते हैं ना, तो वो 0 डे एक्सप्लॉइट की मदद से या फिर कुछ भी ऐसी वल्नरेबिलिटी की मदद से अब हमारे फ़ोन में इंस्टॉल हो जाता है। तो जब भी आप मान लीजिए अगर हम कोई भी अगर स्ट्रॉन्ग पासवर्ड भी यूज़ कर रहे हैं, मैं तो लगभग 40 कैरेक्टर्स का पासवर्ड यूज़ करता हूँ, उसके लिए पासवर्ड मैनेजर यूज़ करता हूँ, मुझे याद नहीं रहते। ओके, हाँ वरना वो भी इसलिए यूज़ करता हूँ, मेरे कुछ 200 के करीब अकाउंट से अलग अलग 200 अकाउंट? हाँ, 200 अकाउंट है अलग अलग, तो बनाने पड़ते हैं कुछ टूल्स वगैरह, जो ओपन सोर्स टूल्स वगैरह होते हैं, उनके लॉगिन की ज़रूरत होती है, तो उसके लिए यूज़ कर लेता हूँ। तो जब से मैंने डार्क वेब पे यूज़ करने लगा है मेरे, तब से पासवर्ड ही ब्रीच हुए बस। ओके, आपके साथ मतलब आपको भी हैक किया गया? मैंने शुरुआत में पता नहीं होता था, कभी भी कोई लिंक वगैरह आली मोबाइल से कनेक्ट कर ओपन कर लेता था, तो हो गया होगा मोबाइल इन्फेक्ट। तो जाते हैं मेरे तब से 2024 के बाद से ही सारे पासवर्ड्स लीक हो रहे हैं, उससे पहले कुछ नहीं हुआ था। रिपोर्ट देखा मैंने एक बार, 24-30 पासवर्ड्स मेरे ब्रीच हो रखे थे, जो भी 30-40 कैरेक्टर्स के थे। मतलब 30-40 कैरेक्टर के पासवर्ड भी लीक हुए हैं? हाँ, क्योंकि उसमें मान लीजिए वो डाटाबेस से क्रैक करने बैठ जाएंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। जो इन्फो स्टीलर है सीधा हमारे फ़ोन से ही फील्ड से उठा लेता है पासवर्ड। सर आप कह रहे हो कि इन्फो स्टीलर के थ्रू ये सब चीज़ निकाली जा सकती है, पासवर्ड्स और हर चीज़, डेटा जो है, तो आम बंदा इससे कैसे बचे? फॉर एग्जांपल किसी ने मुझे कोई ऐसा इन्फो स्टीलर लिंक्स शेयर कर दिया और मैंने उस पर क्लिक कर दिया और मेरा डेटा चला गया, तो मैं इससे कैसे बचूं? मुझे कैसे पता लगेगा कि ये लिंक कहीं इन्फो स्टीलर इन्फॉर्मेशन स्टील तो नहीं कर रहा है मेरे? तो सर पहले तो अनजान व्यक्ति ने भेजा हुआ लिंक खोलना ही नहीं है। वो एकदम वो डिस्क्लेमर आ जाता है। हाँ वही है। वैसे भी अभी कहाँ शेयर करेगा, व्हाट्सएप पे शेयर करेगा। व्हाट्सएप भी अभी शायद वार्निंग दे रहा है कि लिंक या फिर कोई भी PDF वगैरह हो
मैलिशियस हो सकती है, तो हमें बस वही ध्यान रखना है कि उस पर क्लिक करना नहीं है। अगर हम किसी टेलीग्राम ग्रुप में वगैरह है तो वो वहाँ पे शेयर कर देते हैं, तो वो हो जाता है। फिर कई बार लोगों के ना टेलीग्राम हैक हो रखे हैं, तो वो एक साथ सारे कॉन्टैक्ट्स को लिंक्स वगैरह भेज देते हैं कि हेयर आर माई सम फोटोज़ वगैरह, या फिर आवर सम फोटोज़ जिसमें हम दोनों हैं, आप क्लिक करके देख लो वगैरह, तो उससे हैक हो जाता है। तो इसलिए एक तो फ़ोन हमें अपडेट रखना होता है और ऐसे लिंक्स पे क्लिक करनी नहीं होती है। फिर जो कई बार लोग पायरेटेड सॉफ्टवेयर्स वगैरह यूज़ कर लेते हैं, मोड APKs यूज़ कर लेते हैं, तो उनमें वो सब इन्फोस्टीलर्स वगैरह होते हैं। फ्री में दे रहा है तो बंदा कुछ तो लेगा आपसे, तो वही है, हमें इसी चीज़ का ख्याल रखना है। बाकी बस कई बार तो एंटीवायरसेस भी इन लिंक्स को डिटेक्ट नहीं कर पाते, और जब हम लैपटॉप में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो वो खुद बोलता है कि सॉफ्टवेयर एंटीवायरस चालू है, आपका बंद कर लो इसको। और हम कर देते हैं बंद, फिर बाद में चालू कर लो तो उसको डिटेक्ट नहीं कर पाता। तो वही चीज़ें हमें, या फिर पायरेटेड मूवीज़ वगैरह जब लोग डाउनलोड करते हैं तो उससे भी आ जाते हैं इन्फोस्टीलर्स, तो इन्हीं चीज़ों से बचना है हमें। किसी का जीमेल आप कितनी देर में हैक कर सकते हो? सर जीमेल पता लग गया तो मुझे उनके पासवर्ड्स पता लग जाते हैं कि ये कहीं पे भी ब्रीच हो रखा है ऐसे डाटाबेसेस, या फिर जो इन्फोस्टीलर्स है उनकी मदद से। और लोग पासवर्ड्स रीयूज़ भी कर लेते हैं, तो वहाँ से फिर जीमेल का भी, या फिर कहीं पे भी मान लीजिए जो भी फेसबुक पे किसी ने यूज़ कर रखा है तो वही पासवर्ड लोग जीमेल पे भी यूज़ कर लेते हैं। अगर उन्होंने 2FA ऑन नहीं कर रखा तो जीमेल तो हैक हो ही जाता है। फिर कितना टाइम लगता है आपको ये काम करने में? सर अगर उसने 2FA ऑन नहीं कर रखा तो मुझे बस सीधा जाके लॉगिन करना है और हो जाता है, क्योंकि पासवर्ड ही एक चीज़ है जो 2FA के बिना हम तो सीधा लॉगिन कर लेंगे। फिर बाद में जीमेल मिल गया तो सारे उसके जो अकाउंट्स वगैरह है उन्होंने कहाँ यूज़ कर रखे वो पता लग जाएगा, और सारे फिर अकाउंट्स वहाँ से हैक कर लेंगे, और फिर मैं 2FA ऑन कर लूँगा, भाई तुम कर लो चेंज का अपना करके देखो। मतलब कितने वल्नरेबल हैं लोग, इस पे भी आप लोगों को बताओ, क्योंकि आप एक्चुअली में एक काम करते हो डेटाबेस के थ्रू ये कर सकते हो कि कैसे बचना चाहिए लोगों को, कोई उनके साथ हैक ना करे, उनके पासवर्ड्स वगैरह ये सब चीज़ ना हो, कैसे बचें? तो पहले तो हमें किसी भी लिंक पे क्लिक नहीं करना जिसकी वजह से हमारा कोई पासवर्ड्स वहाँ पे नहीं चला जाएगा। फिर एक तो मैं कहूँगा कि आप इजी पासवर्ड्स ना रखें, नॉर्मल पासवर्ड जो होता है पासवर्ड वर्ड रख लिया, या फिर कोई अपना सौरो लिख दिया तो सौरो@123 वगैरह। एक चीज़ बताता हूँ, मैंने ना फाइनल ईयर में अपने एक रिसर्च पेपर हमारा पब्लिश हुआ है स्प्रिंगर नेचर्स में, तो उस टाइम पे मैंने एक टूल भी बना रखा है अपने वेबसाइट पे, पासफ्रेज कन्वर्टर नाम से है। आप cyberbandhu.in पे जाके चेक कर सकते हो उसको, कि मतलब वैसे तो नॉर्मली अगर आपको पासवर्ड रखना है तो हम अपना नाम भी रख सकते हैं, ठीक है, वो नाम रखना है आपको देवनागरी में, या फिर आपकी भाषा की जो लिपि है ना आप उसमें वो नाम रख सकते हैं। ओके, तो वो भी एज अ पासवर्ड यूज़ होगा, मगर उसमें जो है ना सारा वो स्पेशल कैरेक्टर्स में चला जाएगा। ठीक है। और जब भी कोई हैक करने बैठेगा तो नॉर्मली लोग ना ABCD से न्यूमेरिक, अल्फ़ा न्यूमेरिक, या फिर अल्फ़ाबेट्स वगैरह, कैपिटल लेटर्स, इन सब का कॉम्बिनेशन ट्राई करेंगे। ये वाला अभी तक यूज़ नहीं होता। सौरभ एक चीज़ और बताएं कि ये जो पासवर्ड आप कह रहे हो कि ब्रूट फोर्स से कुछ हैक हो जाते हैं सब चीज़, तो ये एक्चुअली हैकिंग का प्रोसेस कैसे होता है, कैसे पासवर्ड हैक होता है, कैसे वो आइडिया लगाते हैं कि आपका ये पासवर्ड है? सर आइडिया लगाने बैठ जाएंगे तो काफ़ी सारे कॉम्बिनेशंस आ जाएंगे। हम नॉर्मली कुछ ब्रूट फोर्स के लिए कुछ डाटा वगैरह चाहिए होता है, काली लिनक्स में काफ़ी सारे टूल्स आते हैं हाइड्रा वगैरह करके। कई बार कुछ पासवर्ड कॉम्बिनेशंस बने हुए फाइल्स शेयर होती है टेलीग्राम पे, या फिर सबसे बड़ा अभी अपने नवंबर दिसंबर में ही सुना होगा, पिछले साल जून जुलाई के टाइम पे सुना होगा कि 1600 करोड़ पासवर्ड्स की लिस्ट वगैरह ब्रीच हुई है। तो ऐसे लिस्ट का यूज़ कर लेते हैं, या फिर कई बार लाखों, गूगल पे भी ऑनलाइन है, हमें कुछ 10 लाख पासवर्ड्स गूगल पे भी पड़े हैं, लोगों ने गिटहब रिपोजिटरी में शेयर कर रखे हैं, तो उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्रूट फोर्स उसको इस्तेमाल कर लिया। अगर किसी वेबसाइट पे ब्रूट फोर्स के लिए कुछ उन्होंने सिक्योरिटी नहीं लगा रखी तो वहाँ पे वो ब्रूट फोर्स करके लॉगिन कर सकता है। या फिर जब हैश फॉर्म में जब पासवर्ड लीक होते हैं तो उनको डीहैश किया जा सकता है इन्हीं पासवर्ड लिस्ट की मदद से, या फिर हाइड्रा जो भी काली लिनक्स में टूल्स आते हैं उनकी मदद से। तो अब अगर किसी का पासवर्ड डेटाबेस में अवेलेबल है तो आई थिंक वो क्या करे कि कैसे बचे कि भाई मेरा पासवर्ड जो उसके पास वो ना ढूंढ सके? सर वो पासवर्ड तो इंटरनेट पे रह गया अब, तो या तो आई थिंक वो चेंज करे क्या? हाँ वही करना पड़ेगा हमें। और उसमें भी कहते हैं कि यार 3 महीने बाद, मिनिमम 3 महीने का बताता है कि आप हर 3 महीने में पासवर्ड चेंज कीजिए। तो हाँ, जो मैं आपको बता रहा था अब मेरे वेबसाइट की टूल के बारे में, उसमें मैंने 2 चीज़ें दे रखी है। आप एक तो पासवर्ड जो अपना, मैं तो वो कहता हूँ कि आप गाने के बोल या फिर जो पिक्चर का नाम है ना उसका यूज़ कर लीजिए, और इसके बाद एक आती है प्राइवेट की मैंने दे रखी है। तो उस प्राइवेट की में आप
कोई भी एक अपने मान लीजिए इंस्टाग्राम या फिर ऐसा कोई कीवर्ड रख दीजिए जिसके मदद से आप उसको याद कर रखेंगे। अब सेम फ्रेज़ हम हर जगह भी यूज़ कर सकते हैं, मगर जो प्राइवेट की है उसको आप बदलते रहिए। तो उसमें से मान लीजिए आप 10-12 पासवर्ड्स तो बना सकते हैं, उससे याद रख सकते हैं कि अगर आपका एक ही अकाउंट है तो उससे हम अलग अलग पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं। मगर अगर मेरे जितने अगर आप 100-200 अकाउंट यूज़ कर रहे हैं तो पासवर्ड मैनेजर ही एक उसके लिए उपाय है। गवर्नमेंट पोर्टल्स वगैरह भी हैक होते हैं, आपने एक्सेस किए, हैक किए? हाँ, मतलब उनके मुझे लॉगिन पासवर्ड्स वगैरह तो मिले थे। जो कुछ ओडिशा की कुछ डिज़ास्टर मैनेजमेंट की कुछ वेबसाइट थी, तो उसके एडमिन के कुछ पासवर्ड्स वगैरह थे। मुझे लगा ये कुछ दे रखा हो यार, गलत सलत पासवर्ड दे रखा है, तो मैंने क्यूरियोसिटी में जाके उसको लॉगिन करके देखा तो लॉगिन तो हो रखा था वो। तो गवर्नमेंट पोर्टल्स के भी पासवर्ड्स वगैरह आ जाते हैं, उनके कई बार 2FA ऑन नहीं होता तो लॉगिन हो जाता है वो। जो हम देखते हैं कि दूसरे देश के हैकर्स वगैरह गवर्नमेंट की वेबसाइट्स हैक कर लेते हैं, डीफेस कर देते हैं, तक वो भी इसी तरीके से होता है क्या? वो तो सीधा भी हैक कर सकते हैं। मान लीजिए सर्वर कुछ हैक कर लिया, फिर कुछ वल्नरेबिलिटी हो, SQL इंजेक्शन उसकी मदद से कर लेते हैं, या फिर सोशल इंजीनियरिंग करके जो एम्प्लॉयज़ है उनका भी डाटा ऑनलाइन होता ही है, तो उसकी मदद से उनको फिशिंग मेल वगैरह भेज के उनका क्रेडेंशियल्स ले लेते हो, फिर उसको लॉगिन करके सब वो हैक वगैरह कर सकते हैं। ओके सौरभ, फ़ोन में भी ऐसी सेटिंग्स आती हैं कि ऐप्स के लिए कि डोंट ट्रैक माय फ़ोन, डोंट ट्रैक माय एक्टिविटीज़, ये क्या ये सब चीज़ करके भी हम बच सकते हैं इन सब चीज़ों से? सर देखिए, डाटाबेस जो है तो कंपनी का सर्वर का है ना, ठीक है। हमारे मोबाइल से उसका कुछ लेना देना है। हम जब ऐप यूज़ करते हैं तो हमें तो मान लीजिए कोई भी हम डिलीवरी वाली ऐप डिलीवरी से जो भी आता है, ई-कॉमर्स वेबसाइट्स या फिर जो ऐप्स आते हैं उनका जब ऐप यूज़ करते हैं तो हमें घर का पता देना पड़ता है, नंबर देना पड़ता है, हमारा नाम देना पड़ता है। तो वो चीज़ें तो इसेंशियल है ही वो सर्विस यूज़ करने के लिए। तो ये सब डाटा तो उनके सर्वर पे है। जब वो कंपनी हैक हो जाएगी तो वो डाटा आ जाएगा। फिर हम मोबाइल से तो हम बस ये कर सकते हैं, आप मेरा हर टाइम का लोकेशन नहीं ले सकते वगैरह, ये सब कुछ ही चीज़ें हम लिमिट कर सकते हैं, या फिर कॉन्टैक्ट परमिशन ना देना, ये सब चीज़ें, या फिर स्टोरेज का एक्सेस में मान लीजिए कि अलाउ ओनली दिस टाइम, या फिर कैमरा का एक्सेस, ये सब चीज़ें रोक सकते हैं। मगर ये जो डाटा कंपनी के सर्वर पे चला गया है वहाँ से हैक होके डार्क वेब पे आ ही जाएगा वो। तो फाइन सौरभ, तो ऐसी चीज़ें निकलती हैं। अपनी पॉडकास्ट को सौरभ इतना ही रखते हैं, और आई वुड वांट कि नेक्स्ट बार में जब हम अगली पॉडकास्ट करेंगे तो हम दिखाएंगे लोगों को, मतलब लाइव दिखाएंगे कि नंबर सौरभ कैसे निकालते हैं। वो मैं सौरभ से रिक्वेस्ट करूंगा, सौरभ अगली बार आप लोगों को लाइव दिखाएंगे नंबर निकलते कैसे हैं ये। ठीक है सर, करते हैं अगली बार। डन, थैंक्स सौरभ। ठीक।